अब स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है, हमने स्टीरियो आइसोमेरिज्म वाला पार्ट पढ़ रहे थे, तो उसमें अब यहाँ पर एक चीज देखो जो हम डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज देखो, आपको कब फॉर्मूला यूज नहीं करना है। ठीक है, कब फॉर्मूला यूज नहीं करना है, देखो क्या लिखा हमने। डू नॉट यूज फॉर्मूला इफ मोर देन 2 sp3 एटम ऑफ रिंग इंडिविजुअली हैज डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स अटैच्ड टू इट। इस केस में आपका फॉर्मूला वर्क नहीं करता। यहाँ पे यू हैव टू काउंट मैनुअली। आपको स्ट्रक्चर बना बना के यहाँ पर चेक करने पड़ेंगे कि यहाँ पर कितने डिफरेंट स्पेशियल ओरिएंटेशन आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो सपोज यहाँ पर पहले इसमें देखो कि यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो मैंने लिखा है वैलिड है या नहीं है। यहाँ पर क्या आपको दो से ज्यादा ऐसे sp3 एटम दिख रहे हैं जिनमें डिफरेंट वैलेंसीज लगे हैं इंडिविजुअली? तीनों में आप देख सकते हो, यहाँ पे Cl के साथ H है, यहाँ पर भी Cl के साथ H है, यहाँ पर भी Cl के साथ H है। तो मोर देन 2 sp3 एटम ऑफ रिंग यहाँ पर प्रेजेंट है जिसपे इंडिविजुअली डिफरेंट वैलेंसीज है। ऐसे केसेस में फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होता, आपको केसेस बना के देखने होते हैं। ठीक है, अब आप केसेस बनाओगे तो हम केसेस किस तरीके से बनाते हैं, इसको विजुलाइज कैसे करते हैं रिंग सिस्टम को, उसके लिए एक बार ये चीज समझो। ठीक है, जब भी हम रिंग को विजुलाइज करेंगे ना, आप देखोगे एक 3 मेंबर रिंग मैंने लिया है। ठीक है, जब भी आप रिंग को विजुलाइज करोगे तो रिंग को विजुलाइज करने के दो तरीके होते हैं। कैसे? अगर आप रिंग को हॉराइजॉन्टल मान रहे हो, ठीक है, जैसे इस केस में अभी रिंग आप देख सकते हो हॉराइजॉन्टल प्लेन में है। अगर रिंग हॉराइजॉन्टल है तो जो वैलेंसीज है वो ऊपर नीचे होंगे। ये रेड ऊपर है और ये ग्रीन नीचे है। ठीक है, तो अगर आपका रिंग हॉराइजॉन्टल होगा तो वैलेंसीज कहां होगा? ऊपर नीचे। और उसको शो करने का जो तरीका होता है, अगर मैं उसको कॉपी में शो करूंगा तो कुछ इस तरीके से शो करूंगा, ClH। ठीक है, ClH, और सपोज ऐसा लगा दिया ClH। तो आपको ये समझ में आना चाहिए देखकर कि अगर रिंग हॉराइजॉन्टल है तो वैलेंसीज ऊपर नीचे होगा, और ये रिप्रेजेंटेशन का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, पहला ये। दूसरा, अब देखोगे तो अगर रिंग वर्टिकल है, ठीक है, अगर रिंग वर्टिकल होगा तो वैलेंसीज जो है वो आगे पीछे होगा। ये देखो, ये रिंग अभी इस प्लेन में है वर्टिकल, तो ये रेड वाला आप देख सकते हो यहां पर, ये जो रेड वाला है इस प्लेन के बाहर की तरफ है। ठीक है, और ये जो ग्रीन वाला है ये आपका इस रिंग के प्लेन के अंदर के साइड है। तो अगर रिंग हॉराइजॉन्टल लेते हो तो वैलेंसीज ऊपर नीचे होते हैं, और रिंग अगर वर्टिकल लेते हो तो वैलेंसीज आगे पीछे होते हैं। ठीक है, वैलेंसीज आगे पीछे होते हैं। अब आगे पीछे वैलेंसीज को हम शो कैसे करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं वेज और डैश लाइन। ठीक है, इस लाइन को हम बोलते हैं वेज लाइन, और इस लाइन को हम बोलते हैं डैश लाइन। वेज लाइन का मतलब होता है कि वो आपका प्लेन के बाहर वाले बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेगा, और डैश लाइन का मतलब होता है कि प्लेन के अंदर वाले बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर मैं इस रिंग को प्लेन मान रहा हूं तो ये जो रेड है ये आपका इस प्लेन से बाहर है, तो इसको हम वेज से शो करेंगे। और ये जो ग्रीन है आप देख सकते हो, ये जो ग्रीन है, ठीक है, ये आपका बोर्ड के प्लेन के अंदर के साइड होगा, तो इसको हम डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। तो रिंग को रिप्रेजेंट करने का ये दो तरीका ध्यान रखना। रिंग अगर हॉराइजॉन्टल है तो वैलेंसीज ऊपर नीचे, रिंग अगर वर्टिकल है तो वैलेंसीज आगे पीछे, जिसके लिए हम वेज डैश का यूज करेंगे। ठीक है, अब यहां पर देखो इसके डिफरेंट केसेस हम कैसे बना सकते हैं। यहां पर जो आपको डिफरेंट केसेस क्रिएट करने हैं कैसे, यहां पर आप सोच सकते हो पहले कि तीनों Cl जो है वो सेम साइड होगा। ठीक है, तीनों Cl सेम साइड होगा। फिर हम इसको अलग अलग केसेस में डिवाइड करेंगे। तो पहला पॉसिबिलिटी जो आपके दिमाग में आएगा वो इस तरीके से कि तीनों Cl को मैंने सेम साइड रखा है, और सेम साइड में आप देख सकते हो मैंने वेज बॉन्ड का यूज किया है। वेज बॉन्ड का यूज करने का मतलब रिंग को मैं कैसे मान के चल रहा हूं? वर्टिकल। रिंग मेरा वर्टिकल है तो वैलेंसी आगे पीछे होगा, और यहां पर आप देख सकते हो तीनों क्लोरीन जो है वो आपका वेज पे है, मतलब ये तीनों बाहर के साइड होगा और ये तीनों सेम साइड होगा। क्लियर? तो पहला कंडीशन मैंने मान लिया कि तीनों सेम साइड है और तीनों वेज पे है। अब हम क्या करेंगे, एक एक को डैश पे भेज के डिफरेंट केसेस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। पहले एक को डैश पे भेजेंगे, फिर दो को डैश पे भेजेंगे, फिर तीन को डैश पे भेजेंगे। इस तरीके से हम सोचते हैं। तो पहले सबको वेज पे रखो और फिर डैश पे भेजने का कोशिश करो। अब यहां पर पहला कंडीशन तो मुझे समझ में आ गया कि ये मेरा पहला केस हो गया जिसमें तीनों वेज पे है। अब आप सोच सकते हो कि मैं एक को डैश पे भेजना चाहता हूं। ठीक है, अब इन तीनों में से किसी को भी डैश पे भेजोगे क्या कोई फर्क पड़ेगा? मैं किसी को भी भेज सकता हूं, तीनों तो हमारे लिए सेम होगा या डिफरेंट होगा? किसी को भी भेज सकते हैं ना। तो यहां पर आप इन तीनों में से किसी को भी डैश पे भेज दो। तो मान लो मैंने इसको डैश पे भेज दिया, ठीक है, इस वाले को मैंने डैश पे भेज दिया, तो ये एक कंडीशन बन गया मेरा। ठीक है, तो ये मेरा सेकंड स्ट्रक्चर बन गया। तो पहले तीनों वेज पे था, उसके बाद मैंने एक को डैश पे भेजा। अब आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि मैं दो को डैश पे भेजू। ठीक है, अभी कितने डैश पे है? एक पे। अब आप सोच सकते हो कि मैं दो को डैश पे भेजू, लेकिन इसको आप ऐसे सोचो। ठीक है, अभी पहला जो केस था वो ये था। पहला केस में आप देख सकते हो कि ये जो तीनों थे ये आपके बाहर की तरफ थे और ये तीनों वेज पे थे। फिर आपने क्या किया, एक को डैश पे भेज दिया।
ठीक है। तो एक को मैं यहाँ पे पीछे लगा रहा हूं, और पीछे लगाने का मतलब हो गया कि ये दोनों तो आपके बेंच पे है और ये ऊपर वाला डैश पे हो गया, तो ये एक कंडीशन हो गया। अब आप ये बोल रहे हो कि सर दो को डैश पे भेजो, दो को डैश पे भेजोगे तो आप देखो इसको, अगर मैं इस स्ट्रक्चर की, जो स्ट्रक्चर हमने यहां पे बनाया है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर मेरे अभी हाथ में है कि ये दोनों वेज पे है और ये ऊपर वाला डैश पे है। अब आपकी तरफ से ये दोनों वेज पे है, ठीक है, आपकी तरफ से ये दोनों वेज पे है, लेकिन मेरी तरफ से तो ये दोनों डैश पे है ना, मेरी तरफ से तो ये दोनों डैश पे है। अगर आप इसी स्ट्रक्चर को उल्टा देखोगे तो अब आप अपनी तरफ से देखो, अब आप अपनी तरफ से देखो, आपको ये एक वेज पे दिखेगा और ये जो दोनों वाले पीछे रेड है ये दोनों डैश पे चले गए, ये दोनों कहां चले गए, डैश पे चले गए। इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैं इस सेकंड स्ट्रक्चर की बात करूंगा तो इस सेकंड स्ट्रक्चर में आप देखोगे इसको पीछे से, तो आपको ये स्ट्रक्चर क्या दिखेगा, आपको ये स्ट्रक्चर एक वेज और दो डैश दिखेगा। देखने का व्यू पॉइंट तो चेंज हो गया, मैं अपनी तरफ से देखूंगा तो मुझे दो वेज एक डैश दिखेगा, आप अपनी तरफ से देखोगे तो वो उल्टा दिखेगा। विच मींस अगर आपने दो डैश का केस बनाया वो एक्चुअली यही केस है जो रिपीट हो, एक वेज दो डैश हो या फिर दो वेज एक डैश हो, दोनों का मतलब सेम होगा। तो यहां पर इसके अलावा हम दूसरा क्रिएट नहीं कर सकते। सिमिलरली आप सोचो अगर तीन डैश होता, क्या तीन डैश वाला स्ट्रक्चर ये पहला स्ट्रक्चर ही है, सोचो क्या ये तीन डैश वाला स्ट्रक्चर पहला स्ट्रक्चर ही है। अगर आप इस पहले स्ट्रक्चर को व्यू पॉइंट चेंज कर दोगे, जो आपकी तरफ वेज है वो मेरी तरफ से डैश है, तो जो पहला स्ट्रक्चर है वो एक्चुअली आपका तीन वेज या फिर इसको आप तीन डैश भी समझ सकते हो। तो पहला केस मेरा डिफरेंट हो गया, फिर एक डैश वाला केस मैंने ले लिया वो डिफरेंट हो गया। अब अगर आप दो डैश करोगे तो वो ये सेकंड स्ट्रक्चर रिपीट होगा, और अगर आपने तीन डैश किया तो ये फर्स्ट स्ट्रक्चर भी रिपीट हो जाएगा। ये सबको समझ में आता है। तो यहां पे टोटल कितने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना सकते हो, दो पॉसिबल स्ट्रक्चर आप क्रिएट कर सकते हो, या तो तीनों वेज वाले या फिर एक डैश वाले। ये सबको समझ में आ गया, ये एग्जांपल सबको क्लियर है, ठीक है। अब खुद एक बार नेक्स्ट पे ट्राई करो, अगर मैं आपको ऐसा केस देता हूं, खुद इसमें सोचो कि कितने स्ट्रक्चर्स हम बना सकते हैं। कॉम्बिनेशन आपको सोचना पड़ेगा वेज डैश का। सबसे पहले सबको वेज में रख के चालू करो और फिर डैश के अकॉर्डिंग सोचो, इसमें देखो कितने बना सकते हो, सब सोचो इसमें कितने बना सकते हैं। गुड, इसमें हम तीन बना सकते हैं। हम तीन क्यों बना सकते हैं, पहला तो आप क्या सोचोगे, सबको सेम साइड रखो, मतलब सबको वेज पे रखो, तो पहला मैंने सबको वेज पे रख दिया। अब दूसरा हम क्या करते हैं, एक एक को डैश पे भेजने का कोशिश करते हैं। अब यहां पर जब एक को डैश पे भेजोगे तो आपके पास यहां पर दो पॉसिबिलिटी होगा। दो पॉसिबिलिटी कौन सा, आप यहां पर क्लोरीन को भी भेज सकते हो, आप यहां पर फ्लोरीन को भी भेज सकते हो। ये दोनों डिफरेंट हो गए, ऊपर में तो सब क्लोरीन ही था, तो यहां पर दो पॉसिबिलिटी है डैश पे भेजने का, तो मैं यहां पर क्लोरीन को भी डैश पे भेज सकता हूं, ये एक कंडीशन हो गया। या फिर आप यहां पर फ्लोरीन को भी डैश पे भेज सकते हो, तो ये एक और कंडीशन यहां पर हो गया। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी आप डैश के क्रिएट कर सकते हो। अब ये सोचो अगर मैं दो डैश क्रिएट करने की कोशिश करता तो यही स्ट्रक्चर्स होते हो, तो दो डैश का मतलब इन्हीं स्ट्रक्चर्स को आप पीछे के साइड से देखोगे तो ये आपको दो डैश और एक वेज दिखेगा। ये सबको समझ में आता है। और तीन डैश वाला स्ट्रक्चर कौन सा हो जाएगा, यही पहला स्ट्रक्चर, यही पहला स्ट्रक्चर जो है ये तीन डैश वाला भी हो जाएगा, इसको आप इक्विवेलेंट समझोगे इसके। तो यहां पर आप देख सकते हो कि हम टोटल कितने स्ट्रक्चर्स क्रिएट कर सकते हैं, थ्री स्ट्रक्चर्स क्रिएट कर सकते हैं। और यहां पर ऊपर कितने पॉसिबिलिटी थे, दो पॉसिबिलिटी थे। इतना सबको समझ में आ गया, यस और नो, ये सब विजुलाइज कर पा रहे हैं यहाँ पे, क्लियर है इतना। चलो एक और क्वेश्चन यहां पर बताओ, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, यहां पर देखो, यहां पर अब मैंने तीनों वैलेंसीज डिफरेंट लगा दिए, ठीक है। एच को हम जनरली शो नहीं करते, अगर एक वेज पे है तो एच डैश पे होगा, ठीक है, एच को हम जनरली शो नहीं करते। इसमें सोचो दो सीएल भेजेंगे वो तो रिपीट हो जाएगा ना, बाकी जो केसेस होंगे वो रिपीट हो जाएगा, खुद चेक करो उसमें। इसमें कितने बना सकते हैं हम, चार बना सकते हैं। गुड, चार कैसे, पहला तो हम यहां पर बना सकते हैं, सबको कहां रखो, वेज पे, सबको वेज पे रखोगे तो सीएल, एफ और बी आर, ये तीनों वेज पे हो गया। अब आप क्या करो, एक को डैश पे भेजना तो कंडीशन बनाओ। अब एक को आप डैश पे भेजोगे तो आपके पास तीन पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, ठीक है। आप सीएल को डैश पे भेज सकते हो, या फिर आप एफ को डैश पे भेज सकते हो, बाकी दोनों को वेज पे रखो, या फिर आप बी आर को डैश पे भेज सकते हो। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज आप सोच सकते हो जब आप एक डैश का सिस्टम क्रिएट करना चाहते हो। तो यहां पर ये चार पॉसिबिलिटी हो गए। अगर आप दो डैश करोगे तो इन्हीं स्ट्रक्चर्स को पीछे से विजुलाइज करो, इन्हीं स्ट्रक्चर्स को अगर मैं पीछे से विजुलाइज करूंगा तो वो दो डैश वाला होगा और एक वेज वाला होगा।
समझ में आता है? तो दो डैश वाले स्ट्रक्चर्स वो एक्चुअली क्या होंगे, यही स्ट्रक्चर्स आपके रिपीट हो रहे होंगे, ठीक है। तो इन्हीं को मैं पीछे से दिखूंगा तो मुझे दो डैश के स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। अगर आप तीनों डैश का सोचोगे तो आपको ये पहला वाला ही स्ट्रक्चर रिपीट होता हुआ दिखेगा। तो यहां पर अगर हम बात करें तो जो आंसर है टोटल वो कितना है, 4 है। यहां पर टोटल कितने पॉसिबिलिटीज होंगे, 4 पॉसिबिलिटीज होंगे। ये सबको समझ में आ गया? इतना सबको क्लियर है? ये 3 केस ध्यान रखना, और घर पे अगर टाइम पास करने का मन हो, ठीक है, तो इन 2 क्वेश्चंस को लेके टाइम पास कर लेना। मैंने 3 कार्बन का सिस्टम लिया, मैं आपको 2 क्वेश्चन और देता हूं, इन दोनों को ट्राई कर लेना, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चंस को ट्राई कर लेना और यहां पर देख लेना कि टोटल कितने स्ट्रक्चर्स होंगे। हाँ, उसके जीआई 4 होंगे, ठीक है। ऊपर वाले के आंसर अगर पूछेगा तो आंसर 4 होगा उसका। इन दोनों को ट्राई कर लेना, ठीक है। इसमें भी आपको लॉजिक वही रखना है, यहाँ पे सबको सेम करना है, टाइम पास नहीं करना है तो छोड़ देना, ठीक है। प्रैक्टिस करना है, थोड़ा सा विजुलाइज करना है तो इनको ट्राई कर लेना। दोनों का आंसर 4 आएगा, ठीक है। कर लेना इसको ट्राई। चलो अब हम नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में अब यहां पर देखोगे तो हमारा जीआई का जो केस है वो खत्म हो गया। जीआई के क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर चुके हैं। अब हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लास्ट पार्ट पे आते हैं, और लास्ट पार्ट हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ सिस एंड ट्रांसफॉर्म, ठीक है। अब यहां पर जीआई के जो हम प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, और इसमें से पहला प्रॉपर्टी हमने लिखा है डाइपोल मोमेंट। जब हम डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं तो डाइपोल मोमेंट आप लोग ऑलरेडी इनऑर्गेनिक में पढ़ चुके हो, ठीक है। तो बस इस बार इसके बेसिक को रिपीट कर दे रहा हूं। तो डाइपोल मोमेंट अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन ईएन। जब मैं HCl की बात करता हूं, यहां पर हमें पता होता है कि Cl का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो यहाँ पे Cl पे डेल्टा माइनस और H पे डेल्टा प्लस आ रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो पोलैरिटी क्रिएट हुआ, इसी की वजह से हम यहाँ पर बोलते हैं कि डाइपोल का फॉर्मेशन हुआ। और डाइपोल मोमेंट का जो आप फॉर्मूला पढ़ते भी हो वो पढ़ते हो Q इंटू डी, दैट इज चार्ज इंटू डिस्टेंस। तो यहाँ पर ये जो डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस आया, इसी का जो मैग्नीट्यूड होता है ये हमारा Q होता है यहाँ पर, और जो डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस होता है वो हमारा d होता है, ठीक है। तो फॉर्मूले का ऐसा हमारा यूज नहीं है, बस हमें इतना आइडिया यहाँ पर लगता है कि जो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला है इसमें q क्या है और d क्या है, ठीक है। जितना ज्यादा पोलैरिटी आएगा, मतलब जितना ज्यादा ये डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस होगा, उतना ज्यादा हम बोल सकते हैं कि वहां पे डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा आ रहा होगा। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन भी आपको पता होता है। इसका डायरेक्शन कहां से कहां होता है, फ्रॉम लेस en टू मोर en, और इसको हम इस तरीके से शो करते हैं, ठीक है। ये भी चीज आप पढ़ चुके हो, ये भी आप इनऑर्गेनिक में पढ़ते हो। तो लेस en से मोर en के साइड हम इसका डायरेक्शन शो करते हैं। तो डाइपोल मोमेंट का इतना बेसिक आइडिया मुझे होता है। अब यहां पर जो हम देख रहे हैं, बस सिस और ट्रांस के बीच में एक दो कंपैरिजंस कर रहे हैं, ठीक है। अब आप यहां पर देखोगे तो हमने सिस फॉर्म लिया और दूसरा ट्रांस फॉर्म लिया है। अब यहां पर इस सिस फॉर्म में अगर मैं इस कार्बन को देखूंगा तो ये कार्बन मेरा sp2 हाइब्रिडाइज है, और यहां पर ऊपर आप कार्बन को देखोगे तो वो कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज है। और sp2 और sp3 में किसका en ज्यादा होता है, किसका en ज्यादा होता है, sp2 का। ये भी आपको आइडिया होता है, ये भी नॉट में पढ़ चुके होते हो। तो sp2 का en ज्यादा होता है, मतलब यहां पर जो डाइपोल का डायरेक्शन होगा वो sp3 से sp2 के साइड होगा। सिमिलरली अगर मैं इसको लूंगा तो यहां पर भी sp3 से sp2 साइड होगा। तो सिस फॉर्म में कुछ इस तरीके से हम शो कर सकते हैं। अगर मैं ट्रांस में शो करूंगा सिमिलरली, तो ट्रांस में कुछ इस तरीके से इसका यहाँ पर डायरेक्शन क्रिएट होगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि कौन सा आपस में कैंसिल आउट हो रहा है। सिंस ये वेक्टर है तो आपको डायरेक्शन भी देखना होता है, कौन सा आपस में कैंसिल आउट हो रहा है, ट्रांस वाला। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं ट्रांस के केस में जो म्यू है ये आपका 0 होगा, और सिस के केस में आप देख सकते हो दोनों आपका इस तरीके से, मतलब नेट कुछ ना कुछ डाउनवर्ड्स आएगा। तो यहाँ पर सिस केस में डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होगा। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि सिस का जो डाइपोल मोमेंट है वो ट्रांस के रेस्पेक्ट में ज्यादा हमें दिख रहा है, ठीक है। जनरली जो होता है वो सिस और ट्रांस में सिस का डाइपोल मोमेंट ट्रांस से ज्यादा होता है, बट ऑलवेज ऐसा नहीं होता। ऐसे भी केसेस होते हैं जिसमें ट्रांस का डाइपोल मोमेंट सिस से ज्यादा आ सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पर्टिकुलर केस की बात करूं, यहां पर आप देख सकते हो Cl एंड Cl बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहां पर अगर हम डायरेक्शन देंगे तो ये आपका होगा टुवर्ड्स Cl। और यहां पर अगर आप देखोगे तो मैं डायरेक्शन जो दूंगा वो अगेन टुवर्ड्स दिस sp2 कार्बन। और अगर मैं इस फॉर्म की बात करूं जो मेरा ट्रांस फॉर्म है, इस केस में अब आप देखोगे तो आपका ये डायरेक्शन बनेगा। आपको ये डायरेक्शन समझ में आना चाहिए। यहां पर हम ये चीज समझ सकते हैं कि इसका en ज्यादा है। अब इन दोनों में आप देखोगे तो ट्रांस फॉर्म में आप देखोगे तो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, विच मींस नेट तो ये एड अप होगा। लेकिन सिस फॉर्म में आप देखोगे तो एक नीचे है और दूसरा ऊपर है, मतलब इसका कॉम्पोनेंट लोगे तो कुछ ना कुछ आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इन दोनों केसेस में अगर आप देखोगे तो किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा हमें दिखेगा, किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा दिखेगा हमें, ट्रांस का
ट्रांस का डाइपोल मोमेंट ज्यादा दिखेगा। तो इसलिए हम ऐसा ऑलवेज नहीं बोलते कि सिस का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। जनरली जो केस होता है उसमें सिस का डाइपोल मोमेंट ट्रांस से ज्यादा होता है, बट ऐसे भी केसेस हो सकते हैं जिसमें ट्रांस का डाइपोल मोमेंट सिस से ज्यादा आ सकता है। ठीक है, तो आप इस टाइप से इजीली डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करके आगे बढ़ जाना। ठीक है, तो यहाँ पर बस नोट आप देख सकते हो, जनरली डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस फॉर्म इज मोर देन ट्रांस फॉर्म। तो बस आपको इतना डाइपोल मोमेंट के बारे में पता होना चाहिए। क्लियर? चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमने यहाँ पर लिखा है पोलैरिटी। अभी मैंने आपको बताया पोलैरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला में Q इंटू डी आता है, और वो जो Q होता है वो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होता है। जितना ज्यादा पोलैरिटी होगा, जितना डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस ज्यादा होगा, उतना डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा होगा। तो ये पॉइंट तो मुझे डायरेक्टली समझ में आता है, पोलैरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइपोल मोमेंट। क्लियर? नेक्स्ट पे आते हैं सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी का क्या सेंस हो गया? सॉल्युबिलिटी के लिए जो हम कंसेप्ट यूज करते हैं वो है जनरली लाइक डिसॉल्व लाइक का कंसेप्ट। ठीक है, लाइक डिसॉल्व लाइक का क्या कंसेप्ट हो गया? यहां पर आप देखोगे क्या लिखा है, अगर मॉलिक्यूल पोलर है इट विल बी सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, जनरली हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो मॉलिक्यूल आपका पोलर होता है, जिसमें पोलैरिटी दैट इज डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस डेवलप हो रहा होता है, वो आपका जनरली पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है। और पोलर सॉल्वेंट मतलब कैसा? H2O हो गया, अल्कोहल हो गया। पोलर का मतलब हो जाएगा इनका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होगा, ऐसे सॉल्वेंट को हम पोलर सॉल्वेंट बोलेंगे। तो यहाँ पर H2 हो गया, अल्कोहल हो गया, तो ये पोलर सॉल्वेंट है। और जो कंपाउंड्स पोलर होते हैं वो जनरली आपके पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, और जो कंपाउंड्स आपके नॉन पोलर होते हैं वो आपके जनरली नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। और नॉन पोलर सॉल्वेंट का एग्जांपल हो गया बेंजीन, हेक्सेन, CCl4, CS2, ये सब आपके नॉन पोलर सॉल्वेंट है। और यहाँ पर इन सॉल्वेंट्स का डाइपोल मोमेंट जीरो रहता है। ठीक है, CCl4 का तो आप इनऑर्गेनिक में कैलकुलेट भी करते हो, इसका नेट डाइपोल जीरो होता है। तो ये सब नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं। तो कहीं आपको पोलैरिटी और सॉल्वेंट की सॉल्युबिलिटी को रिलेट करना है, कहीं आपको स्टेटमेंट कहीं दिखा हुआ है, तो हम इस कंसेप्ट को यूज करके सॉल्युबिलिटी को रिलेट करेंगे। बट अगेन ऑलवेज नहीं होता। ठीक है, ये हम जनरली बता रहे हैं कि जनरली जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं हम उनको यहां पर लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये सॉल्युबिलिटी का मीनिंग हो गया। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट हमें पता है किसके प्रोपोर्शनल होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, उतना ही उस इंटरेक्शन को आपको तोड़ना पड़ेगा उस सब्सटेंस को बॉइल करने के लिए। बॉइल करने का मतलब क्या है? मेरे पास सपोज एक मॉलिक्यूल है ए और यहां पर भी मॉलिक्यूल ए है। ठीक है, इन दोनों के बीच में कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस होगा। ये अट्रैक्टिव फोर्स जितना स्ट्रांग होगा, मुझे इनको बॉइल करने में उतना डिफिकल्टी होगा, क्योंकि बॉइल करने का मतलब हो गया इसको वेपर फेज में भेजना। तो वेपर फेज में भेजने के लिए पहले इन दोनों के बीच का आपस के अट्रैक्शन को मुझे तोड़ना पड़ेगा। और जितना स्ट्रांग अट्रैक्शन होगा, उतना अट्रैक्शन तोड़ने में आपको ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा, विच मींस आपको टेम्परेचर भी ज्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा, या फिर बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। इसलिए हम बोलते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के। ठीक है, अब जो हम सिस और ट्रांस की बात करते हैं तो इसको हम रिलेट करते हैं इन दोनों से, पोलैरिटी और डाइपोल मोमेंट। अब पोलैरिटी ज्यादा होने का क्या मतलब हो गया कि उस सिस्टम में जो डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस आ रहा होगा ये ज्यादा होगा। जितना डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस ज्यादा आ रहा है, हम बोल सकते हैं उतना वो सब्सटेंस आपका पोलर है, उतना उसमें पोलैरिटी डेवलप हो रहा है। तो डाइपोल मोमेंट ज्यादा आने का मतलब हो गया पोलैरिटी ज्यादा आना। ये मुझे समझ में आता है। अब पोलैरिटी ज्यादा आने से होगा क्या? जितना ज्यादा कंपाउंड पोलर होगा, इसका मतलब है कि उसमें डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस ज्यादा है। अब ये सोचो कि अगर डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस ज्यादा है किसी मॉलिक्यूल में, तो दो मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होगा इन डाइपोल के बीच में, ये भी ज्यादा होगा। जितना ज्यादा डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, उतना स्ट्रॉन्ग दो मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होगा। इसी को तो हम डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन बोलते हैं। तो जितना पोलैरिटी ज्यादा, इसका मतलब डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस ज्यादा, तो दो मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा दैट इज डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होगा, वो भी ज्यादा होगा। और अगर दो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी हमें क्या दिखेगा? ज्यादा दिखेगा। ये सबको समझ में आता है। सिस और ट्रांस में सोचो कि जनरली जब हम बात करते हैं किसमें पोलैरिटी ज्यादा आता है, सिस में या ट्रांस में? किसमें पोलैरिटी ज्यादा आता है? सिस फॉर्म में। और अगर सिस फॉर्म में पोलैरिटी ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब अगर मैं दो सिस मॉलिक्यूल लूंगा, इसमें सिंस पोलैरिटी ज्यादा है, तो दो सिस मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होगा, जो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होगा, वो भी ज्यादा होगा। और अट्रैक्टिव फोर्स अगर ज्यादा होगा, इसका मतलब उस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी ज्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा, विच मींस हम बोल सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट हमें ज्यादा दिखेगा। इसलिए जनरली एक हम लैंग्वेज में लिख देते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट जो सिस फॉर्म का है वो हमें ट्रांस फॉर्म से ज्यादा दिखता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सिस का ट्रांस से हमें ज्यादा दिखता है, और रीजन यही डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है। और डाइपोल मोमेंट मुझे पता है कि सिस फॉर्म का ज्यादा होता है जनरली।
ऑलवेज की हम बात नहीं कर रहे, जनरली हम लैंग्वेज में बात करते हैं कि सिस का ट्रांस से ज्यादा होता है। इतना सबको समझ में आ गया बॉइलिंग पॉइंट कैसे बोला मैंने? इतना क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप देखोगे तो यहां पर हमने क्या लिखा है, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी में देखो हमने क्या लिखा है, सिस मॉलिक्यूल इज लेस स्टेबल देन ट्रांस मॉलिक्यूल। इसका आइडिया आपको पहले से होता है, हम बहुत जगह इसको यूज भी करते आते हैं। सिस का स्टेबिलिटी ट्रांस से कम होता है, ठीक है। सिस का स्टेबिलिटी ट्रांस से कम क्यों होता है, उसका रीजन हमें ऑलरेडी पता है। देयर इज रिपल्शन बिटवीन द ग्रुप प्रेजेंट ऑन सेम साइड ऑफ रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम। यही तो हम बोलते हैं। सिस फॉर्म में आप देख सकते हो ये जो ग्रुप्स है ये पास में, और पास में होने की वजह से यहाँ पे ये दोनों आपस में रिपेल करेगा। स्टेरिक हिंड्रेंस बोल सकते हो, स्टेरिक रिपल्शन बोल सकते हो, स्टेरिक स्ट्रेन बोल सकते हो। तो यहाँ पे रिपल्शन की वजह से आप बोल सकते हो कि जो स्टेबिलिटी है वो कम होगा। तो यहाँ पर CH3 और H आप देख सकते हो आमने सामने है, लेकिन फर्स्ट केस में CH3 आमने सामने है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि ट्रांस का जो स्टेबिलिटी होगा वो सिस फॉर्म से ज्यादा होगा। ये तो बेसिक चीज है, हमें पहले से पता होता है। तो यहाँ पर हमने लिखा मोर रिपल्शन, यहाँ पे हमने लिखा लेस रिपल्शन, क्योंकि यहाँ पे CH3H है और यहाँ पे CH3 है। लेकिन अगेन ऐसा ऑलवेज कोई जरूरी नहीं कि आपका ट्रांस फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा सिस फॉर्म से। ऐसे भी केसेस होते हैं जिसमें सिस का स्टेबिलिटी ट्रांस से ज्यादा होता है। एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं यहाँ पर, सपोज अगर मैं इस केस की बात करूं, इस केस में देखो क्या ये समझ में आ रहा है इसमें से कौन सा सिस है? ये पहला स्ट्रक्चर कौन सा है, सिस है या ट्रांस है? पहला स्ट्रक्चर सिस है। आप इस मिथाइल के रेस्पेक्ट में देख सकते हो, ये कौन सा फॉर्म है आपका, सिस फॉर्म है, ठीक है। पहला वाला आपका सिस फॉर्म है और दूसरा वाला हम समझ सकते हैं कि ये ट्रांस फॉर्म है। दूसरे वाले में आप मिथाइल के रेस्पेक्ट में देख सकते हो ऑपोजिट है, ट्रांस फॉर्म है। अब इन दोनों स्ट्रक्चर में डिफरेंस देखना बस, ठीक है। यहां पर भी मिथाइल इथाइल है और यहां पर भी मिथाइल इथाइल है, मतलब दोनों स्ट्रक्चर में मिथाइल इथाइल तो कॉमन है। डिफरेंस देखो क्या है, यहां पे मिथाइल ऊपर है और यहां पे मिथाइल नीचे है, यही तो डिफरेंस हो गया। अब इस डिफरेंस से हुआ क्या, यहां पे जब मिथाइल ऊपर था तो मिथाइल मिथाइल के बीच में रिपल्शन हो रहा था, लेकिन यहां पर जब मिथाइल नीचे है तो मिथाइल इथाइल के बीच में यहां पे रिपल्शन होगा। सिस फॉर्म में मिथाइल मिथाइल का रिपल्शन था और ट्रांस फॉर्म में मिथाइल इथाइल का रिपल्शन है। ये डिफरेंस है दोनों स्ट्रक्चर में जो हम विजुलाइज कर पा रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड तो सेम है। अब ये बताओ इन दोनों में से किसका रिपल्शन ज्यादा होगा, मिथाइल इथाइल का या मिथाइल मिथाइल का? मिथाइल इथाइल में बोल सकते हैं सेकंड स्ट्रक्चर में रिपल्शन ज्यादा होगा, और इसमें रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से हम इस केस में बोल सकते हैं कि स्टेबिलिटी का अगर मुझे ऑर्डर देखना है तो सिस फॉर्म का स्टेबिलिटी इस केस में ट्रांस से ज्यादा होगा। तो ऐसे भी केसेस बन सकते हैं, इसलिए हम ऑलवेज कभी वर्ड यूज नहीं करते, हम सब जगह जनरली बोलते हैं कि जनरली जो स्टेबिलिटी है या जनरली जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ये ट्रेंड फॉलो करेगा। लेकिन ऐसे केसेस भी आपको मिलेंगे जिसमें वो उल्टा ट्रेंड फॉलो करेगा, ठीक है। तो हमें बस इतना आइडिया होना चाहिए कि हम किस तरीके से कंपैरिजन कर रहे हैं, और कुछ बेसिक चीजें ही इसमें हमसे पूछी जाती है। उतना कुछ इसमें डिफिकल्ट वाला पार्ट नहीं पूछता कि आपको समझ में नहीं आएगा। तो जो जो हम डिस्कस कर रहे हैं उतना पार्ट इसमें ध्यान रखना। ये सबको समझ में आ गया, स्टेबिलिटी सबको क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। लास्ट जो हम यहाँ पर देख रहे हैं वो है मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट एक्चुअली डिपेंड करता है एक टर्म पे जिसको हम बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है। मेल्ट करने का मतलब क्या हो गया कि आपको सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, और सॉलिड्स जब आपस में पैक्ड होते हैं, ठीक है, जितने वो टाइटली पैक्ड होते हैं उतना उनको मेल्ट करने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देना पड़ता है। टाइटली पैक्ड का मतलब हो गया कि उनके बीच में कोई एम्प्टी स्पेसेस नहीं है, कोई वॉइड्स नहीं है। जितना वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, उनके बीच में एम्प्टी स्पेसेस कम होते हैं, तो ये देखा जाता है कि उनको आपको मेल्ट करने के लिए ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ता है। और जब सॉलिड्स टाइटली पैक्ड होते हैं तो एक टर्म जो हम यूज करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी, हम बोलते हैं उनका पैकिंग एफिशिएंसी हाई है। पैकिंग एफिशिएंसी हाई होने का मतलब ही होता है कि वो टाइटली पैक्ड है, उनके बीच में कोई वॉइड जो है वो वॉइड्स हम बोल सकते हैं बहुत कम प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये पैकिंग एफिशिएंसी टर्म आप सॉलिड स्टेट में भी पढ़ते हो, वहां पर भी यही मीनिंग होता है। तो जब हम पैकिंग एफिशिएंसी की बात करते हैं, अब सिस और ट्रांस फॉर्म में मुझे कंपैरिजन करना है, जिसका पैकिंग एफिशिएंसी बेटर होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो जब हम सिस और ट्रांसफॉर्म की बात करते हैं, अगेन ये देखा जाता है कि ट्रांसफॉर्म का जो पैकिंग एफिशिएंसी होता है, जब ये सॉलिड्स में आपस में पैक्ड होते हैं, इनका पैकिंग एफिशिएंसी हाई होता है कंपेयर्ड टू सिस फॉर्म, ठीक है। जब सिस फॉर्म आपस में अरेंज होते हैं तो यहाँ पे एक्चुअली बीच में क्या आने लगता है, कुछ वॉइड्स, कुछ एम्प्टी स्पेसेस यहाँ पे क्रिएट होने लगते हैं। ये एज एन इंफॉर्मेशन आगे के लिए ध्यान रखना
कि सिस और ट्रांस में जब आप पैकिंग एफिशिएंसी की बात करते हो तो ट्रांस में मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, बट सिस फॉर्म में उतने टाइटली पैक्ड नहीं होते। वहां पे बीच में कुछ वॉइड्स क्रिएट होते हैं, कुछ एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट होते हैं, जिसकी वजह से पैकिंग एफिशिएंसी ट्रांस फॉर्म का ज्यादा होता है। और पैकिंग एफिशिएंसी अगर उसका ज्यादा है तो उस पैकिंग एफिशिएंसी मतलब उस सॉलिड को मुझे लिक्विड में मेल्ट करने के लिए जो एनर्जी देना पड़ता है वो भी ज्यादा देना पड़ता है। और इसीलिए यहां पर हम स्टेटमेंट में क्या बोलते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर जो आपका जनरली होता है वो ट्रांस फॉर्म का सिस फॉर्म से ज्यादा होता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट तो सिस का ट्रांस से ज्यादा, बट मेल्टिंग पॉइंट जनरली ट्रांस फॉर्म का सिस से ज्यादा होता है। तो इस इंफॉर्मेशन को आगे के लिए ध्यान रखना कि हम किस तरीके से इन दोनों में कंपैरिजन कर रहे हैं। और ये बस टर्म ध्यान रखना कि यहाँ पे हम पैकिंग एफिशिएंसी का यूज कर रहे हैं और ट्रांस का पैकिंग एफिशिएंसी बेटर होता है, इसको याद रखो डायरेक्टली। ठीक है, कि ट्रांस में मॉलिक्यूल्स बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं। इतना सबको समझ में आ गया? इतना क्लियर है? अरे हाँ या ना तो बोल दो, लगे तो सही सामने कोई बैठा है। ठीक है, इतना क्लियर है? तो ये आपका हो गया मेल्टिंग पॉइंट। तो ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज थे हमारे, ये डिफरेंट सिंपल प्रॉपर्टीज थे, इनको एक बार डील कर लेना। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स वाला पार्ट हमारा खत्म हो गया। ठीक है, इसमें मॉड्यूल से इन क्वेश्चंस को कर लेना। इन क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस स्ट्रक्चरल के भी है और यहां पर स्टीरियो के भी क्वेश्चंस है। ठीक है, स्टीरियो में ज्योमेट्रिकल वाले, तो कुछ क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी दिए थे, हो सकता है उनमें से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हो, बट इन क्वेश्चंस को अभी तक जो भी हमने आइसोमेरिज्म में पढ़ा है स्ट्रक्चरल से लेके यहां तक खत्म कर लेना। ठीक है, इस पार्ट को खत्म कर लेना। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक को मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब एक चीज अच्छे से सुन लो, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इसमें मैं चीजों को रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है, मैं एक बार आप लोग को विजुलाइज कराऊंगा, कंसंट्रेशन हाई रखना, तब जाके ये चीज आप लोग को क्लिक करेगा, क्योंकि इसमें आपका विजुलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप उस चीज को स्पेस में विजुलाइज कर पाओगे तभी ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। तो कंसंट्रेशन हाई रखना और जो समझा रहा हूं उसको एक बार में समझने का कोशिश करना। ठीक है, अब यहां पर देखोगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है। सबसे पहले यहां पर देखो हमने क्या लिखा है, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बट डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं पीपीएल, आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स एंड दिस फेनोमेनन इज नोन एज ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ठीक है, पहला चीज जब हम ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात करते हैं ये स्टीरियो आइसोमर्स के अंदर आता है। और स्टीरियो आइसोमर्स के अंदर आने का मतलब कि यहां पर भी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो सेम होगा। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर ही अलग हो गया तब तो वो स्ट्रक्चरल में जाता है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में एटम्स का कनेक्टिविटी आपको सेम दिखेगा, सिर्फ स्पेस में ओरिएंटेशन अलग दिखेगा। पहला चीज तो ये। अब जब हम ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात करते हैं तो उनमें डिफरेंस किस चीज का होता है? अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन, डिफरेंस इन बिहेवियर टुवर्ड्स पीपीएल। अगर मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस इन बिहेवियर टुवर्ड्स पीपीएल हो तो उनको हम आपस में ऑप्टिकल आइसोमर्स बोलेंगे। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन हो गया। तो हमें ये समझना है सबसे पहले कि हम पीपीएल किसको बोलते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि डिफरेंस इन बिहेवियर टुवर्ड्स पीपीएल का मीनिंग क्या होता है। तब हम समझ पाएंगे कि एक्चुअली हम किनको ऑप्टिकल आइसोमर्स बोल सकते हैं। तो पहला जो टर्म हम यहाँ पर देख रहे हैं वो है इस पीपीएल को समझने का। ठीक है, तो इस पीपीएल को समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट हम यहाँ पर देख रहे हैं और उस एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं पोलैरिमीटर एक्सपेरिमेंट। पोलैरिमीटर एक्सपेरिमेंट में यहाँ पर सबसे पहले लेते हैं एक सोर्स ऑफ लाइट, कोई भी ऑर्डिनरी लाइट हम यहाँ पर सोर्स लेते हैं। जब आप लाइट की बात करते हो आपको इतना आइडिया होता है कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। ठीक है, और लाइट में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है टू ईच अदर एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव। इतना हमें आइडिया होता है। तो लाइट एक वेव है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है, इतना हमें आइडिया पहले से होता है। इतना तो समझ में आता है ना सबको? इतना तो सबको पता है ना भाई? ठीक है, अब जब हम नॉर्मल लाइट की बात करते हैं तो नॉर्मल लाइट में भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होगा जो आपस में परपेंडिकुलर होगा। लेकिन नॉर्मल लाइट की जब हम बात करते हैं, जो हम यहाँ पर सोर्स ऑफ लाइट ले रहे हैं, उसमें हर डायरेक्शन में ऑसिलेट करने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इसका क्या मतलब होगा? अगर मैं एज अ वेव इसको समझ रहा हूं तो सपोज इस डायरेक्शन में आपका ऑसिलेट करने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में आपका ऑसिलेट करने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में आपका ऑसिलेट करने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब मैं नॉर्मल लाइट की बात करता हूं उसमें हर डायरेक्शन में ऑसिलेट करने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होगा और उसके परपेंडिकुलर आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा लाइट का। तो नॉर्मल लाइट सोर्स में हर डायरेक्शन में ऑसिलेट करने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, ये हम नॉर्मल लाइट सोर्स की जब बात करते हैं। अब आप क्या करते हो, इस नॉर्मल लाइट सोर्स को पास करते हो निकोल प्रिज्म से। निकोल प्रिज्म करता क्या है?
सारे डायरेक्शन में ऑसिलेट करने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को ये कन्वर्ट कर देगा एक सिंगल प्लेन में ऑसिलेट करने वाले फील्ड में। ठीक है, सारे डायरेक्शन जो ऑसिलेट कर रहा था इसको कन्वर्ट कर देगा एक सिंगल प्लेन में ऑसिलेट करने वाले फील्ड में। इसको आप इस एग्जांपल से समझो। ठीक है, इसको बस ऐसे विजुलाइज करो। मान लो मेरे पास एक रोप है। ठीक है, अगर मैं रोप को इस तरीके से ऊपर नीचे करूंगा तो यहां पर एक इस तरीके से वेव जनरेट हो जाएगा। ठीक है, यहां पे इस तरीके से वेव जनरेट हो जाएगा। अगर मैंने रोप को इस तरीके से ऑसिलेट किया तो यहाँ पे इस तरीके से एक वेव जनरेट हो जाएगा। अगर मैंने ऐसे ऑसिलेट किया तो डिफरेंट डायरेक्शन में वेव जनरेट हो जाएगा। तो मेरे पास हर डायरेक्शन में यहाँ पर एक वेव है। ठीक है, मैं किसी भी डायरेक्शन में ऑसिलेट करूंगा तो मेरे पास सारे डायरेक्शन में वेव प्रेजेंट है। अब यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सोचो वॉल है। ठीक है, यहाँ पे जो वॉल है इस पे एक वर्टिकल स्लिट बना हुआ है। यहाँ पे इस तरीके से एक वर्टिकल स्लिट बना हुआ है, एक ओपनिंग बना हुआ है। अब आप यहां पर सोचो कि मैं इस तरीके से वेव को ऑसिलेट कर रहा था, मैं इस तरीके से वेव को ऑसिलेट कर रहा था, लेकिन अगर आपका स्लिट वर्टिकल है यहां पे तो इस स्लिट से बाहर के साइड जब आप देखोगे तो सिर्फ एक डायरेक्शन में ऑसिलेट करने वाला वेव यहां से पास हो पाएगा। अगर आप ऐसा वेव ले रहे हो तो ये वेव को इसको क्रॉस ही नहीं कर पाएगा। तो अगर स्लिट वर्टिकल है तो इस डायरेक्शन में जो ऑसिलेट करने वाला वेव होगा इस वर्टिकल प्लेन में, वही इस वर्टिकल स्लिट से बाहर की तरफ जा पाएगा। ये सबको समझ में आता है। तो जब आप बाहर खड़े होगे तो आपको क्या दिखेगा, आपको सिर्फ एक डायरेक्शन में ऑसिलेट करने वाला वेव दिखेगा। ये सबको क्लियर है या नहीं है, ये सबको समझ में आ गया। ठीक है, यहां तो अंदर मेरे पास सारे डायरेक्शन में ऑसिलेट करने वाला वेव था, लेकिन स्लिट से बाहर की तरफ जब आप जाओगे तो एक डायरेक्शन में ऑसिलेट करने वाला वेव आपको दिखेगा। तो ये जो निकोल प्रिज्म है इसका काम यही है, ये सारे डायरेक्शन में ऑसिलेट करने वाले फील्ड को कन्वर्ट कर देता है एक सिंगल प्लेन में ऑसिलेट करने वाले फील्ड को, और इसको हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये मीनिंग होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जो एक सिंगल प्लेन में ऑसिलेट कर रहा होगा। इतना क्लियर? तो ये काम हो गया निकोल प्रिज्म का। अब हम क्या करते हैं, इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करते हैं पोलैरिमीटर ट्यूब से, और इस पोलैरिमीटर ट्यूब में हमने रखा है सोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, मेरा सोल्यूशन यहां पर रखा होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो जब हम इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को सोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से पास करते हैं तो यहां पर थ्री थिंग्स आर ऑब्जर्व्ड बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टेकन। आप जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लोगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे तीन फेनोमेनन हमें ऑब्जर्व होते हैं जब भी आप पीपीएल को किसी सोल्यूशन से पास करोगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का। वो तीन फेनोमेनन कौन से हैं? पहला चीज जो आपको यहाँ पर ऑब्जर्व होता है कि ये जो प्लेन है पोलराइज्ड लाइट का, ठीक है, ये जो प्लेन है पोलराइज्ड लाइट का, क्योंकि बाहर जो आपके पास है वो तो सिंगल प्लेन वाला लाइट है, तो ये जो प्लेन है पोलराइज्ड लाइट का, इट गेट्स टिल्टेड या रोटेटेड बाय सर्टेन एंगल अल्फा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब आप इस पीपीएल को पास करते हो सोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से तो आपको ये दिखता है कि ये जो प्लेन था ये आपका टिल्ट हो गया बाय सर्टेन एंगल अल्फा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दूसरा पॉसिबिलिटी जो आपको ऑब्जर्व होता है वो ये कि ये जो प्लेन था पोलराइज्ड लाइट का, इट गेट्स टिल्टेड बाय सर्टेन एंगल अल्फा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये हमें दूसरा ऑब्जर्वेशन दिखता है। और तीसरा ऑब्जर्वेशन ये दिखता है कि यहां पर द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, रिमेन्स एज इट इज। यहां पर इसके प्लेन में कोई फर्क नहीं पड़ता जब आप इसको पास करते हो सोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो यहां पर तीन चीजें मुझे ऑब्जर्व हो सकता है, या तो प्लेन क्लॉकवाइज घूम सकता है, या उसका प्लेन एंटी क्लॉकवाइज घूम सकता है, या उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो ये तीन पार्ट हमें ऑब्जर्व होता है जब भी हम पीपीएल को किसी सोल्यूशन से पास करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का। क्लियर? अब जब हम यहां पर ये बात करेंगे कि इन तीनों केस का मीनिंग क्या है, ठीक है, इन तीनों से हम क्या एक्चुअली इन्फर कर सकते हैं, तो अब हम यहां पर ये चीज समझ लें। यहां पर देखो हमने क्या लिखा है, इफ अ मॉलिक्यूल रोटेट्स पीपीएल, ठीक है, देन इन एनी डायरेक्शन देन इट इज सेड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल। अगर पीपीएल को रोटेट कर दे रहा है तो उस मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल को बोला जाता है ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल। क्लियर? ये हो गया पहला लाइन जो हमें यहां पर समझना है। अब इसके आगे देखोगे, अब जब हम पीपीएल को रोटेट करने की बात करते हैं दो तरीके से पॉसिबिलिटी है, या तो पीपीएल को क्लॉकवाइज घुमा सकता है या पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकता है। तो जब मैं कंपाउंड की बात करता हूं, इफ अ कंपाउंड रोटेट्स पीपीएल क्लॉकवाइज, तब उसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ऐसे कंपाउंड जो पीपीएल को क्लॉकवाइज घुमाते हैं उन कंपाउंड्स को डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोला जाता है। और डेक्स्ट्रो रोटेटरी को हम इंडिकेट करते हैं स्मॉल डी से, या फिर वो जितने भी एंगल से पीपीएल को रोटेट कर रहा है, ठीक है, बाय सर्टेन एंगल अल्फा था, तो उस एंगल ऑफ रोटेशन के आगे प्लस लगाकर दिखाया जाता है। अगर किसी कंपाउंड के आगे ऐसा प्लस 10 डिग्री लिखा हुआ है, इस प्लस का ये मतलब है उसने लाइट को या पीपीएल को क्लॉकवाइज घुमाया होगा।
ठीक है, और वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड होगा। तो या तो हम स्मॉल डी से इंडिकेट करेंगे या तो उसके एंगल ऑफ रोटेशन के आगे प्लस लगा के उस कंपाउंड को इंडिकेट करेंगे। तो ये हो गया डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इफ अ कंपाउंड रोटेट्स पीपीएल एंटी क्लॉकवाइज इट इज सेड टू बी लीवो रोटेटरी, ठीक है, उसको हम इंडिकेट करेंगे एल से या फिर उसके एंगल ऑफ रोटेशन के आगे हम नेगेटिव लगा के ये बताएंगे, जो अपने आप इंडिकेट कर देगा वो डेक्स्ट्रो होगा। इतना सबको समझ में आता है। अब ये चीज ध्यान रखना, यहां पर स्मॉल डी और स्मॉल एल का यूज हो रहा है। हम आगे ऑप्टिकल में कैपिटल डी और कैपिटल एल भी पढ़ेंगे। स्मॉल डी स्मॉल एल अलग होता है, कैपिटल डी कैपिटल एल अलग होता है, दोनों को आपस में मिक्स नहीं करेंगे। ये जो स्मॉल डी और स्मॉल एल है ये आपका एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है, ठीक है, दिस इज एक्सपेरिमेंटल। और एक्सपेरिमेंटल होने का ये मतलब हो गया कि आपको पोलैरिमीटर एक्सपेरिमेंट करके ही ये चीज पता करना पड़ेगा। बिना एक्सपेरिमेंट किए किसी मॉलिक्यूल को देख के आप ये नहीं बता सकते कि वो पीपीएल को क्लॉकवाइज घुमाएगा या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, ठीक है, आप थ्योरेटिकली नहीं बता सकते, ये एक्सपेरिमेंटली ही डिसाइड होता है थ्रू पोलैरिमीटर एक्सपेरिमेंट। और कैपिटल डी कैपिटल एल जो हम आगे पढ़ेंगे वो हम देख के डिसाइड करते हैं, वो थ्योरेटिकल कंसेप्ट होता है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ध्यान रखो कि दोनों को मिक्स नहीं करना है। यहां पर हम स्मॉल डी स्मॉल एल नोटेशन लिख रहे हैं और उसका मीनिंग ये होता है। इतना क्लियर। अब यहां पर देखो नेक्स्ट लाइन हमने क्या लिखा है, इफ नेट रोटेशन ऑफ पीपीएल इज 0 देन इट इज सेड टू बी ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल, ठीक है, अगर पीपीएल को घुमा रहा है तब उसको हम बोलते हैं कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, अगर पीपीएल को नहीं घुमा रहा तो उस केस में उस मॉलिक्यूल को बोला जाता है ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल। तो ये दो टर्म ध्यान रखना, ऑप्टिकली एक्टिव ऑप्टिकली इनएक्टिव, हम इनको बोल रहे हैं बेस्ड ऑन दिस पोलैरिमीटर एक्सपेरिमेंट। इतना सबको क्लियर है, ये सबको समझ में आ गया, दो टर्म्स क्लियर है। अब यहां पर देखो नेक्स्ट हमने क्या लिखा है, यहां पर बस हमने एक और एडिशनल पॉइंट लिखा है, एंगल ऑफ रोटेशन, ठीक है, ये जो एंगल ऑफ रोटेशन अल्फा है जो पीपल क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है वो सर्टेन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। और वो सर्टेन फैक्टर्स कौन कौन सा है, आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोल्यूशन कितने कंसंट्रेशन का लिया है, ठीक है, पोलैरिमीटर ट्यूब जो हमने लिया उसका लेंथ क्या है, जो हमने सोल्यूशन बनाया है उसमें सॉल्वेंट का नेचर क्या है, ठीक है, जो आप लाइट पास कर रहे हो उसका वेवलेंथ आपने क्या यूज किया है, जो टेम्परेचर पे आप इस पर्टिकुलर प्रोसेस को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो वो टेम्परेचर आपका क्या है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पे वो एंगल अल्फा डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बस एक बार बता रहा हूं कि वो एंगल ऑफ रोटेशन एक्चुअली बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन इससे रिलेटेड हमसे नहीं पूछा जाता, बस इतना रफ आइडिया रखना कि एंगल ऑफ रोटेशन डिपेंड्स ऑन सर्टेन फैक्टर्स, और उन सर्टेन फैक्टर्स में ये कुछ फैक्टर्स है जो हमने यहाँ पर लिखे हैं। इतना क्लियर। तो ये हो गया आपका पोलैरिमीटर एक्सपेरिमेंट, और पोलैरिमीटर एक्सपेरिमेंट में ऑप्टिकली एक्टिव हम किसको बोलेंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव हम किसको बोलेंगे। इतना क्लियर। अब यहां पर इस पार्ट को और समझो, ठीक है, एक बार। अब यहां पर मैंने क्या लिखा था, ऑप्टिकल आइसोमर्स कौन होते हैं, जिनमें डिफरेंस इन बिहेवियर होता है टुवर्ड्स पीपीएल। और डिफरेंस इन बिहेवियर टुवर्ड्स पीपीएल का मतलब ही ये हो गया, ठीक है, अगर मेरे पास ए बी सी, ठीक है, ये तीनों सपोज आइसोमर है, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, ये तीनों सपोज आइसोमर है, एक लाइट को क्लॉकवाइज घुमा रहा है, एक लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, और एक में कोई रोटेशन मुझे ऑब्जर्व नहीं हो रहा, तो इस ए बी सी में देयर इज डिफरेंस इन बिहेवियर टुवर्ड्स पीपीएल। और अगर डिफरेंस इन बिहेवियर टुवर्ड्स पीपीएल है तो इन्हीं को हम आपस में क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स बोलेंगे। और डिफरेंस इन बिहेवियर टुवर्ड्स पीपीएल का मतलब ही ये होता है, ये तीनों आपस में क्या कहलाएंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाएंगे। इतना क्लियर। अब एक चीज आगे के लिए ध्यान रखना, ठीक है, इसमें गलती मत करना, यहां पर इन तीनों में डिफरेंस इन बिहेवियर है या नहीं है टुवर्ड्स पीपीएल, यस और नो, डिफरेंस इन बिहेवियर टुवर्ड्स पीपीएल है या नहीं है, ठीक है। अब हम इसमें एक गलती जो करते हैं, ये सी जो है ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये सी जो है ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, बट इवन दो इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव इट इज एन ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है, ये खुद तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है लेकिन फिर भी इसको हम ऑप्टिकल आइसोमर बोलेंगे। मैंने आपको ऑप्टिकल आइसोमर का सिंपल डेफिनेशन बताया, ऐसे आइसोमर जिनमें डिफरेंस इन बिहेवियर टुवर्ड्स पीपीएल हो, तो एक क्लॉकवाइज घुमा रहा है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है और तीसरा नहीं घुमा रहा, तो तीनों में ही तो डिफरेंस है, ठीक है, नहीं घुमाना भी तो डिफरेंस ही हो गया ना, तो हम तीनों को आपस में क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स बोलेंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि इवन दो अ कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव इट इज एन ऑप्टिकल आइसोमर, हो सकता है नहीं हो सकता, ये सबको समझ में आया नहीं आया। कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होने के बाद भी ऑप्टिकल आइसोमर तो हो ही सकता है ना,
क्योंकि उसका दूसरा ऐसा कोई फॉर्म हो सकता है जो पीपीएल को घुमा सकता है और उनमें आपस में डिफरेंस है, तो उनको हम आपस में ऑप्टिकल आइसोमर्स बोलेंगे। तो ये चीज हमें ध्यान रखना होता है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव का ये मतलब नहीं है कि वो कभी ऑप्टिकल आइसोमर हो ही नहीं सकता, तो मैं इस सी को भी ऑप्टिकल आइसोमर बोल सकता हूं। इतना सबको क्लियर है, समझ में आ गया? और ये चीज अगर आपको ध्यान हो, हम आगे एक वर्ड पढ़ेंगे मीजो कंपाउंड, और मीजो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है लेकिन ऑप्टिकल आइसोमर होता है, उसका भी रीजन यही होता है। तो अभी इतना दिमाग में सेट करके रखो कि इतना तो समझ में आ जाए कि कोई कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है वो आपका ऑप्टिकल आइसोमर हो सकता है, क्योंकि इनमें डिफरेंस इन बिहेवियर टुवर्ड्स पीपीएल आ सकता है। क्लियर? इतना सबको क्लियर है? अरे जितना बता रहा हूं उतना पढ़ो ना, अभी क्यों वर्ड नए नए इसमें लिख रहे हो? ठीक है, रेसमिक वगैरह लिखने का क्या मतलब है? जितना बता रहा हूं उसको पढ़ो अभी बस। इतना समझ में आ गया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये मीनिंग होता है ऑप्टिकल आइसोमर्स का और डिफरेंस इन बिहेवियर टुवर्ड्स पीपीएल का। ठीक है, चलो अब आगे डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर आगे देखोगे तो अब यहाँ पर हम डिफरेंट टर्म सीखेंगे। सबसे पहला टर्म जो हम यहाँ पर सीख रहे हैं उसको हम बोलते हैं कायरल सेंटर। इट इज ऑल्सो नोन एज एसिमेट्रिक सेंटर। सिंपल सा मतलब है sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम जिनके चारों एटम या ग्रुप डिफरेंट दिख रहे हो उसको हम कायरल सेंटर या फिर एसिमेट्रिक सेंटर बोलते हैं। ठीक है, sp3 एटम होना चाहिए और sp3 मतलब उसके चार वैलेंसी होंगे, तो वो चारों वैलेंसी आपस में डिफरेंट होने चाहिए, ऐसे एटम को हम कायरल सेंटर बोलते हैं। क्लियर? और अगर मैं कायरल कार्बन की बात करूं तो वर्ड कार्बन आ गया, तो डेफिनेशन में अब हम कार्बन का यूज करेंगे। sp3 कार्बन एटम अटैच्ड विथ 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स। ठीक है, sp3 कार्बन अगर होगा जिसमें चारों ग्रुप डिफरेंट है तो उसको हम कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन बोलेंगे, और sp3 एटम अगर है कार्बन के अलावा तो हम नॉर्मल टर्म कायरल सेंटर यूज कर सकते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको, सपोज अगर मैं इस पर्टिकुलर केस की बात करूं, ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया है ये स्ट्रक्चर आपका लैक्टिक एसिड का है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर लैक्टिक एसिड का है। इस लैक्टिक एसिड के स्ट्रक्चर में देखो क्या आपको कोई कायरल कार्बन दिख रहा है? लैक्टिक एसिड के स्ट्रक्चर में देखो क्या कोई कायरल कार्बन दिख रहा है? कितने कायरल कार्बन दिख रहे हैं इसमें? कितने कायरल कार्बन दिख रहे हैं इसमें? एक कार्बन। ये जो बीच वाला कार्बन है इसमें आप देखोगे तो ये sp3 है और इसके चारों वैलेंसी डिफरेंट है, एक H, एक OH, एक मिथाइल और एक COOH हो गया। तो यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि ये कार्बन आपका कायरल कार्बन है। इस पहले वाले कार्बन पे आप देख सकते हो वैलेंसी सेम है, 3H आ गया, और इस लास्ट कार्बन पे आप देख सकते हो तो sp2 है। sp2 से मुझे ऐसी मतलब नहीं है। तो sp3 कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट हो कायरल कार्बन, sp3 एटम अगर है तो हम कायरल सेंटर वर्ड यूज कर सकते हैं। इतना सबको क्लियर? ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये चीज फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे तो मैंने 2 नोट और लिखा है, इसको यहां से मैं इरेज कर देता हूं एक बार। तो कायरल कार्बन का मीनिंग तो समझ में आता है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो मैंने 2 नोट लिखा है। 2 नोट में क्या लिखा है? जब आप डिफरेंट वैलेंसीज को कंसिडर करोगे, अगर उसके पास लोन पेयर है तो लोन पेयर को भी हम एज अ डिफरेंट ग्रुप ट्रीट करेंगे। हमें 4 डिफरेंट ग्रुप चाहिए होते हैं तो लोन पेयर को भी हम अलग ग्रुप मानते हैं। अभी एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। दूसरा, आइसोटोप्स आर आल्सो कंसिडर्ड एज डिफरेंट ग्रुप्स। मान लो किसी कार्बन पे आपके 2 एटम लगे, ठीक है, दोनों आइसोटोप्स है। सपोज कार्बन पे एक H लग गया और एक D लगा हुआ है, तो आइसोटोप भी अगर है तो उनको भी हम डिफरेंट ट्रीट करेंगे। तो जब आप चारों वैलेंसी डिफरेंट को एनालाइज करोगे तो आइसोटोप को भी हम डिफरेंट लेंगे, और दूसरा अगर लोन पेयर है तो उसको भी डिफरेंट कंसिडर किया जाएगा। तो इस तरीके से किसी कंपाउंड में हम कायरल सेंटर या फिर कायरल कार्बन को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर कर रहे हैं जिसमें आपको कायरल कार्बन आइडेंटिफाई करना है या फिर कायरल सेंटर आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ कायरल सेंटर प्रेजेंट इन गिवन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब इसको जल्दी जल्दी करेंगे। पहला बताओ कि यहाँ पर कितने कायरल कार्बन दिख रहे हैं? सबको ये समझ में आना चाहिए कितने कार्बन यहाँ पर कायरल दिख रहे हैं हमें। सबको एक दिख रहा है यहाँ पर? ठीक है, सबको एक दिख रहा है यहाँ पर। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो कार्बन है दिस इज माय कायरल सेंटर बोल सकते हैं और कायरल कार्बन भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस कार्बन के चारों वैलेंसी डिफरेंट है, H, OH, लेफ्ट में मिथाइल, और इस कार्बन का जो राइट वैलेंसी है ये पूरा वैलेंसी इथाइल है, चारों आपस में डिफरेंट हो गए। बाकी कार्बन आप देख सकते हो, बाकी कार्बन में कम से कम 2 H लगे हुए हैं, तो बाकी कोई कार्बन आपका कायरल कार्बन नहीं होगा। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे कितने कायरल कार्बन होंगे? एक ही होगा। इतना क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल देखें। चलो नेक्स्ट बताओ। इसमें देखो गलती मत करना, ये सब इजी क्वेश्चन है, सिली मिस्टेक मत करना, बस आपको चारों वैलेंसी डिफरेंट तो देखने। सेकंड वाले में बताओ। इसी में गलती करने लगे। सेकंड में कितने हैं? एक ही है। इस कार्बन को कायरल नहीं बोलेंगे। इस कार्बन पे देखोगे तो गलती क्या की आप लोगों ने, ऊपर मिथाइल है और लेफ्ट में भी मिथाइल है। देखो ऊपर एमी लिख दिया ना, एमी तो मतलब मिथाइल ही होता है। तो इस कार्बन में ये दोनों वैलेंसी क्या है?
सेम है, ये सब गलती नहीं करना, ठीक है। तो ये कार्बन भी आपका कायरल नहीं होगा। इसके लेफ्ट, इसके राइट वाला कार्बन, इस कार्बन को देखोगे तो अब आपको यहां पर समझ में आएगा कि इसमें H है, Cl है, इसके राइट में इथाइल है, और इस कार्बन के लेफ्ट में ये पूरा वैलेंसी है, ये पूरा, ठीक है। और चारों वैलेंसी आपस में डिफरेंट है, तो मैं इस बीच वाले कार्बन को बोल सकता हूं दिस विल बी कायरल कार्बन। और राइट वाले में आप देख सकते हैं अभी भी और कोई कार्बन नहीं है। तो ये सब गलती मत करना, ये मिथाइल इथाइल ऐसे लिख के दे देता है कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, ठीक है। ये सब में सिली मिस्टेक नहीं करना है अपन को। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना होगा, कायरल कार्बन या फिर कायरल सेंटर अगर हम बोलेंगे तो एक ही होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं, इसमें जल्दी से बताओ यहाँ पर कितने हैं। गुड, यहाँ पर कायरल सेंटर जो है आपके 3 है। अगर आप इस कार्बन को देखोगे, इस कार्बन को देखोगे और इस कार्बन को देखोगे, ठीक है। यहाँ पर इस कार्बन के चारों वैलेंसी अलग है, H Br, लेफ्ट में मिथाइल है, और इस कार्बन का अगर राइट देखोगे ना तो पूरा ये वैलेंसी है, ये पूरा, ठीक है। जो भी पूरा वैलेंसी होगा हम उसको पूरा ट्रीट करेंगे। सिमिलरली बीच वाले कार्बन पे आप देखोगे H और Cl है, और इसके रिमेनिंग दो वैलेंसी कंप्लीट पूरा राइट में और कंप्लीट पूरा लेफ्ट में। मुझे पहला आइटम नहीं देखना होता, पूरा वैलेंसी। उस कार्बन के जो 4 बॉन्ड बने हैं उन चारों बॉन्ड में देखो क्या क्या लगे हुए, उन चारों को हम डिफरेंट वैलेंसी अगर दिख रहे हैं तो कायरल कार्बन होगा। तो इसमें टोटल आप देख सकते हो कितने कायरल कार्बन होंगे, 3। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? ये तो सबको समझ में आता है ना, इतना तो सब देख सकते हैं। बड़े आगे यहां से, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल में मूव करते हैं। नेक्स्ट आप यहां पर देखोगे एक रिंग सिस्टम दिया। अब रिंग का एक एग्जांपल में बता देता हूं, ठीक है। रिंग में कैसे देखते हैं, इसमें बहुत लोग गड़बड़ करते हैं। रिंग में आप कैसे देखोगे, मान लो अगर मैं इस कार्बन की बात करूं, इस कार्बन पे तो मुझे दिख रहा है कि 2H लगा हुआ है, ये तो हो ही नहीं सकता। अगर मैं इस कार्बन की बात करूंगा तो यहां पे आप देख सकते हो बाहर की तरफ एक कार्बन है और एक H है। बाहर तो मुझे डिफरेंट दिख रहा है, लेकिन मुझे चारों वैलेंसी डिफरेंट चाहिए होता है। अब इस कार्बन का रिमेनिंग दो वैलेंसी रिंग में, ठीक है। तो अब आप रिंग के वैलेंसी को कैसे चेक करते हो, सेम है या डिफरेंट है? रिंग में दोनों साइड घूम जाओ, ठीक है। रिंग में दोनों साइड घूम जाओ। अगर आप रिंग में देखोगे तो रिंग में राइट में ये पहला कार्बन है और इस कार्बन पे भी कार्बन लगा हुआ है। लेकिन अगर आप इस साइड जाते, ऊपर के साइड, तो यहाँ पहले कार्बन पे कोई कार्बन नहीं लगा हुआ। तो रिंग में जब आप एक साइड से जा रहे हो और दूसरे साइड से जा रहे हो, आपको दोनों में पहले पॉइंट पे ही डिफरेंस दिख गया। और अगर डिफरेंस आपको दिख गया तो रिंग के उन दोनों बैलेंसीज को हम डिफरेंट मानेंगे, ठीक है। और रिंग के दो बैलेंसेस डिफरेंट, और रिंग वाले जो बैलेंसी है वो बाहर वाले से ऐसे डिफरेंट होंगे। तो इस लेफ्ट वाले कार्बन को हम बोलेंगे ये मेरा कायरल कार्बन होगा। रिंग में दोनों साइड घूम जाओ और दोनों साइड में कहीं भी आपको डिफरेंस दिखे तो आप उन वैलेंसीज को डिफरेंट मानोगे। ये सबको समझ में आता है? क्या ये राइट वाला कार्बन भी कायरल होगा? यहाँ पे देखो, क्या ये राइट वाला कार्बन भी कायरल होगा? ये सबको समझ में आता है? इसके दो वैलेंसी बाहर है और बाकी दो वैलेंसी रिंग में, बाकी दो वैलेंसी रिंग में। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि रिंग में आप इस साइड जाओगे या फिर इस साइड जाओगे तो ऊपर पहला कार्बन था और नीचे पहले कार्बन पे भी कार्बन लगा हुआ है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि CH3H अलग हो गया। और रिंग में दोनों साइड जाओगे तो ऊपर कार्बन है और इस साइड जाओगे तो कार्बन पे भी कार्बन है। तो दोनों साइड जाने पे आपको पहले पॉइंट पे ही डिफरेंस दिख गया। तो आपको अगर दोनों साइड मूव करने पे डिफरेंस नजर आ गया तो रिंग के वैलेंसी को भी हम डिफरेंट मानेंगे। तो यहां पर इस कार्बन को मैं बोलूंगा कि ये कार्बन आपका कैसा है, कायरल कार्बन है। इतना क्लियर है? ठीक है, ये सबको समझ में आ गया कैसे देखा। अब इसी में नेक्स्ट में ट्राई करो। क्वेश्चन 5 में बताओ मुझे, क्वेश्चन 5 में कितने कायरल कार्बन होंगे? क्वेश्चन 5 में कितने कायरल कार्बन होंगे? अरे इसमें 2 कैसे होंगे? 5 में कितने होंगे? 0 होंगे ना। 5 में 0 क्यों? इस कार्बन को देखो, इस कार्बन के दो वैलेंसी कौन कौन से है? Br और H है। रिमेनिंग दो वैलेंसी कहां है? रिंग में। तो रिंग में आपको दोनों साइड जाना है। रिंग में आप देख सकते हो पहला 2 पॉइंट दोनों के लिए सेम है, उसके बाद दूसरा 2 पॉइंट दोनों के लिए सेम है, और तीसरा तो कॉमन आ गया। और जैसे ही कॉमन पॉइंट आ गया आपको कुछ चेक करना ही नहीं होता। तो दोनों साइड से आप जा रहे हो तो कॉमन पॉइंट तक सेम आ रहा है, मतलब रिंग के दोनों वैलेंसी को हम सेम मानेंगे। और अगर कोई भी दो वैलेंसी सेम हो गया तो वो कार्बन आपका कायरल हो ही नहीं सकता। समझ में आया रिंग में कैसे देखा? अरे हाँ या ना? रिंग में देखना समझ में आ रहा है कैसे देख रहे हैं? ठीक है, रिंग में कैसे देख रहे हैं? तो यहां पर आप ऊपर भी देखोगे और नीचे भी देखोगे। तो नीचे के लिए भी अगर आप दोनों साइड से रिंग में जाओगे तो यहां पर आप बोलोगे कि वैलेंसी सेम है। तो यहां पर हम बोलेंगे कितने कायरल कार्बन है? 0 कायरल कार्बन है। ठीक है, 0 कायरल कार्बन। अब एक चीज जो गलती करते हो ना, ये आगे के लिए ध्यान रखना, हम यहां पर कायरल कार्बन चेक कर रहे हैं। अगर मैं आपको ये सिस्टम देता
और इसमें पूछता जीआई होगा या नहीं होगा। ये क्वेश्चन में जीआई होगा या नहीं होगा जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है। जीआई का कंडीशन क्या था, एटलीस्ट 2 sp3 एटम ऑफ रिंग इंडिविजुअली हैज डिफरेंट वैलेंसी अटैच्ड टू इट। तो यहां पर Br और H डिफरेंट है, नीचे Cl और H डिफरेंट है, तो जीआई तो होगा। जीआई में हमें रिंग वाले वैलेंसी को यहां नहीं देखना होता, कायरल कार्बन के लिए चारों वैलेंसी देखना है, तो आपको रिंग में भी दोनों वैलेंसी को चेक करना होगा। और इसी वजह से इस पर्टिकुलर केस में फिफ्थ में आपका कोई कायरल कार्बन तो नहीं है, लेकिन जीआई वहां पर पॉसिबल है क्योंकि दो ऐसे sp3 एटम है जिसपे इंडिविजुअली डिफरेंट एटम या ग्रुप लगे हैं, तो वहां पर जीआई पॉसिबल है। डिफरेंस क्लियर है सबको, हाँ या ना, समझ में आया? गुड। चलो सिक्स का बताओ, सिक्स में आप देखो कायरल होगा या नहीं होगा। सिक्स में देखो, अब सिक्स में सबको समझ में आना चाहिए कायरल कार्बन है या नहीं है। अब सही बोल रहे हो सब। इसमें कितने हैं, दो। अगर आप यहां देखोगे तो Br और H। अब आप रिंग में देखोगे दोनों साइड घूम के तो पहला सेम है, लेकिन दूसरे में ही यहां पर आप देख सकते हो राइट में तो Br लगा है और लेफ्ट में कोई Br नहीं लगा हुआ, तो आप रिंग के वैलेंसी को डिफरेंट मानोगे और बाहर के दो वैलेंसी ऐसे डिफरेंट थे, तो यहां पर ये ऊपर वाला कार्बन आपका कायरल कार्बन होगा। सिमिलरली हम रिंग को नीचे वाले कार्बन को भी देख सकते हैं, Br H डिफरेंट, और यहां पर आप दोनों साइड घूम जाओ और दोनों साइड आप घूमोगे तो ऊपर तो आपको Br दिख रहा है, लेकिन लेफ्ट से जाने पे कोई Br नहीं दिखेगा, विच मींस हम बोल सकते हैं कि ये भी कार्बन आपका कायरल कार्बन होगा। तो टोटल यहां पर कितने कायरल कार्बन, दो, एक ऊपर और एक नीचे वाला। समझ में आ गया सबको। नेक्स्ट वाला निकालो निकालो और गलती करके दिखाओ, सही तो आएगा नहीं, गलती कर लो। फाइव कायरल कार्बन, फाइव सही है, अभी भी 3 2 भी आ रहा है, ठीक है। अब ऐसे टाइप के सिस्टम में आपको एक एक पॉइंट चेक करना होता है, आप एक भी मिस करोगे तो आपका आंसर गलत आएगा। यहाँ पे 5 कायरल कार्बन है, आप सबसे राइट से स्टार्ट कर दो। ये कार्बन को जिसको मैंने मार्क किया है, यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों H है, नहीं हो सकता। यहाँ पर भी 2 H है, नहीं हो सकता। यहाँ पर भी 2 H है, नहीं हो सकता। इस कार्बन पे आ जाओ, अगर मैं इस कार्बन को देखूंगा तो ये समझ में आना चाहिए कायरल है। कैसे, यहाँ पर Me है, H है, और रिंग में अगर आप दोनों साइड जाओगे तो यहाँ तो पहला कार्बन है, लेकिन लेफ्ट साइड कार्बन पे भी कार्बन लगा हुआ है, तो इस पर्टिकुलर कार्बन की जिसको भी मैं दिखा रहा हूँ इसके चारों वैलेंसी डिफरेंट मानूंगी, तो यहाँ पर ये कार्बन तो कायरल हो गया। अभी जो इंटरसेक्शन वाले कार्बन है इसको चेक करो, अगर मैं इस इंटरसेक्शन वाले कार्बन को देखूंगा तो एक तो यहाँ पर X लगा हुआ है और इसके 3 वैलेंसी रिंग में, एक राइट, एक लेफ्ट और एक नीचे के साइड, तो तीनों वैलेंसी को देखो, ये आपको दिखने में अपने आप समझ में आ जाएगा डिफरेंट है। अगर मैं लेफ्ट जाऊंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो पहले कार्बन पे OH लगा हुआ है, लेकिन राइट पे पहले कार्बन पे कोई OH नहीं है, और नीचे जाओगे तो पहले कार्बन पे 2 कार्बन और लगे हुए हैं, तो तीनों वैलेंसीज आपके डिफरेंट है, एक में OH है, एक में सिंपली कार्बन है, और नीचे आओगे तो कार्बन पे भी कार्बन दिख रहा है, तो रिंग के तीनों वैलेंसी डिफरेंट है। अगर फर्स्ट पॉइंट में डिफरेंस नहीं दिखे आगे बढ़ो, सेकंड में दिखे आगे बढ़ो, कहीं भी आगे जाके डिफरेंस दिख गया मतलब वो डिफरेंट है। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि ये जो ऊपर वाला कार्बन है ये भी कायरल होगा, और ये जो नीचे वाला कार्बन है ये भी कायरल होगा, क्योंकि नीचे वाले में H है और बाकी 3 वैलेंसीज को आप देखोगे तो राइट साइड मिथाइल है, लेफ्ट साइड कहीं जाके COOH है, और ऊपर जाओगे तो कुछ और आ रहा है, तो इस केस में हम इस कार्बन को भी यहाँ पर कायरल बोलेंगे। इतना क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों पे आ जाओ, यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2H लगा हुआ है, यहाँ पर भी 2H लगा हुआ है, लेकिन ये दोनों कार्बन जो यहाँ पर है जिस पर OH और COH लगा हुआ है, ये दोनों कार्बन आपके कायरल होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो COH के साथ H है, और रिंग में घूम जाओ, रिंग में आप घूमोगे तो पहला आपको सेम दिख रहा है, लेकिन ऊपर दूसरे कार्बन पे OH है, लेकिन नीचे ऐसा कोई OH वाला सिस्टम नहीं है, और OH वाला सिस्टम नहीं है तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि COOH वाला जो कार्बन है वो कायरल होगा। सिमिलरली ऊपर भी आप देख सकते हो, अगर मैं इसको बात करूं, इस पर OH और H लगा हुआ है, रिमेनिंग रिंग में घूम जाओ, रिंग में राइट साइड जाओगे तो कार्बन पे भी कार्बन लगा हुआ है, और लेफ्ट साइड जाओगे तो सिर्फ कार्बन है, डिफरेंस है, अगर डिफरेंस दिख रहा है तो वो आपका कायरल कार्बन हो गया। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि टोटल कितने कायरल कार्बन है मेरे पास, 5 कायरल कार्बन है, ठीक है, 5 कायरल कार्बन है। अरे कायरल एटम, कायरल सेंटर, कायरल यहाँ पे कार्बन है, इसमें हम कार्बन की बात कर रहे हैं, अभी सारे एग्जांपल देख लो। नैप्थलीन में कैसे आएगा यार, sp2 की बात कर रहा है फिर कायरल कार्बन बात कर रहा है, अरे समझ में आ गया इतना। 2 और 3 कौन सा सेम लग रहा है भाई, कौन सा 2 और 3, यार नंबरिंग मैंने 2 और 3 कहाँ दिया है जो 2 और 3 सेम बोल रहा है। ये दोनों सेम कैसे है, यहाँ नीचे लेफ्ट में, राइट में, और ऊपर OH है, नीचे COH है, कैसे सेम दिख रहा है। आंख खोल के देखो, ऐसे ऐसे खोल के देखो सब दिखेगा। अब सेम दिखना तो दिखना चाहिए ना कि सेम नहीं है,
नीचे इस साइड जाओगे तो एक साइड मिथाइल है, एक साइड COH है, ऊपर यहाँ पर कुछ और है, ठीक है, सेम नहीं है। खुद उसको विजुलाइज करो, एक एक एटम को चेक करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल में मूव करते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस पर्टिकुलर एग्जांपल में देखो, यहाँ पर आप देखोगे तो अब नाइट्रोजन है, ठीक है, तो अब हम कायरल सेंटर की बात करेंगे। यहाँ पर आप देखोगे तो इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, और चारों वैलेंसी इसके डिफरेंट है। तो sp3 हैविंग और 4 वैलेंसी डिफरेंट, इसको भी हम क्या बोल देंगे, कायरल सेंटर, ठीक है। इसलिए हम वर्ड कायरल सेंटर यूज कर लेंगे इंस्टेड ऑफ कायरल कार्बन, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर ध्यान रखना। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब यहाँ पर देखो, अगर इस केस में आप देखोगे तो नाइट्रोजन का यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो इसके 3 सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन 3 सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ इसके पास क्या प्रेजेंट है, एक लोन पेयर भी प्रेजेंट है। मतलब यहाँ पर इसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp3, और चारों वैलेंसी डिफरेंट, हम लोन पेयर को भी एज अ ग्रुप ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पर भी लोन पेयर MEHET चारों डिफरेंट है, तो इसको भी हम बोलेंगे ये भी एक कायरल सेंटर है, ठीक है। इसको भी हम एक कायरल सेंटर बोल सकते हैं। इतना क्लियर। चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इस एग्जाम्पल पे आ जाओ, क्या इस सल्फर को भी आप कायरल सेंटर बोल सकते हो, इस सल्फर को कायरल सेंटर बोल सकते हो क्या? अरे हाइब्रिडाइजेशन चेक करो, वैलेंसी चेक करो, नो क्यों बोल रहे हो, पहले हाइब्रिडाइजेशन चेक करो ना इसका। हाइब्रिडेशन sp2 है, बहुत सही, मजा ही आ गया सुन के आज तो। हाइब्रिडेशन क्या होगा इसका, sp3 होगा ना, 3 सिग्मा और एक लोन पेयर। अरे इतना नहीं करना आ रहा क्या, हाइब्रिडेशन तो निकाल ही सकते हैं, 3 सिग्मा एक लोन पेयर, तो हाइब्रिडेशन क्या है, sp3, और चारों वैलेंसी क्या दिख रहे हैं, डिफरेंट, ओ, इथाइल, मिथाइल और लोन पेयर, मतलब ये भी क्या है, कायरल सेंटर है। इसको भी हम क्या बोलेंगे, कायरल सेंटर बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में देखो, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में देखो, यहाँ पर कायरल सेंटर देखो, बताओ है या नहीं है, एक है, एक कौन सा, ये नीचे वाला, यहाँ पर CH3 है और H है अलग। अब रिंग में दोनों साइड घूम जाओ, रिंग में पहला तो सेम दिख रहा है, लेकिन दूसरा आप देखोगे तो ऊपर डबल बॉन्ड है और राइट साइड में कोई डबल बॉन्ड नहीं है, और डबल बॉन्ड नहीं है तो इन वैलेंसीज को आप डिफरेंट मानोगे, विच मींस ये जो कार्बन नीचे है ये आपका कायरल कार्बन है, ठीक है। इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन को देखना भी नहीं है, sp2 से मतलब भी नहीं है, कायरल कार्बन के लिए मुझे sp3 चाहिए, sp2 अगर हो गया तो कायरल तो हो ही नहीं सकता, बात खत्म वहीं पे, ठीक है। तो नीचे वाला सिर्फ एक ही कार्बन है जो यहाँ पर कायरल हो सकता है, तो यहाँ पे हमारे पास एक कायरल सेंटर है या फिर एक कायरल कार्बन हम बोल सकते हैं, क्लियर। चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ये दो एग्जांपल यहाँ पर देखो, ये दो एग्जांपल हमने यहाँ पर एक्चुअली ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के लिए, हम आगे डील भी करेंगे, बट कार्बोहाइड्रेट्स का इतना आपको आइडिया होना चाहिए कि ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ये ओपन चेन ग्लूकोज है, और नीचे वाला साइक्लिक स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में ये चीज पढ़ते हो बायो में भी, तो अगर नहीं पढ़ा हुआ तो इतना ध्यान रखो कि ऊपर वाला नीचे वाला स्ट्रक्चर दोनों ग्लूकोज का है, एक ओपन चेन स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का और एक क्लोज स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, ठीक है। ये जो ऊपर स्ट्रक्चर है यहाँ पे कितने कायरल कार्बन है, ठीक है। इसके लिए भी एक आइडिया जो होना चाहिए वो था फिशर प्रोजेक्शन का। फिशर अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, बट डायरेक्टली हम ये ध्यान रख सकते हैं कि ये जो बीच में इंटरसेक्शन पॉइंट्स है ये कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन है, ये यहाँ पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स होते हैं, और इस कार्बन को आप देखोगे बीच में जो भी कार्बन है इनके चारों वैलेंसी आपको डिफरेंट दिखेंगे, हर किसी एक कार्बन को आप देखोगे तो आपको चारों वैलेंसी डिफरेंट दिखेंगे। सिर्फ एक एग्जांपल में बता देता हूं, ऊपर आप देखोगे तो राइट में OH, लेफ्ट में H, ऊपर CHO है, और इस कार्बन का नीचे ये पूरा वैलेंसी है, ठीक है। चारों वैलेंसी में नीचे वाला पूरा वैलेंसी आ जाएगा, तो ऊपर वाले कार्बन को आप देखोगे तो उसमें चारों वैलेंसी डिफरेंट है, तो वो कायरल होगा, ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्शन है इसको हम फिशर प्रोजेक्शन बोलते हैं, जस्ट हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। और फिशर में ये रूल ही होता है कि ये जो बीच वाले कार्बन होते हैं, क्रॉस के बीच वाले कार्बन, ये सारे आपके कायरल होते हैं, ठीक है। फिशर को हम ड्रॉ ही ऐसे करते हैं कि ये जो चारों कार्बन बीच में आ रहे हैं ये आपके कायरल कार्बन होंगे, और आप इंडिविजुअली चेक भी कर सकते हो। तो यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में हम बोल सकते हैं कितने कायरल कार्बन है, 4 कायरल कार्बन है। तो ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर में 4 कायरल कार्बन होते, याद कर लो, ठीक है, याद कर लो। और ये स्ट्रक्चर एक्चुअली डी ग्लूकोज का है, ठीक है। अब ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर देखो और इसमें बताओ कितने कार्बन कायरल है, इस साइक्लिक स्ट्रक्चर में कितने कार्बन कायरल है, साइक्लिक स्ट्रक्चर में 5 कार्बन यहाँ पर कायरल है, ठीक है। अब आप रिंग के किसी भी कार्बन को चेक करो, अगर मैं इस कार्बन को देखूंगा तो खुद सोचो, ऊपर H नीचे OH अलग, रिंग के 2 वैलेंसी, रिंग में अगर आप ऊपर के साइड जाओगे तो आपको O दिखेगा पहले पे ही, लेकिन नीचे के साइड आओगे तो कोई O नहीं है, डिफरेंस दिख गया, मतलब इस कार्बन के चारों वैलेंसी डिफरेंट है। सिमिलरली नेक्स्ट कार्बन पे आ जाओ, H और OH तो अलग है। अब राइट साइड जाओ, लेफ्ट साइड जाओ, राइट में इस साइड जैसे आप जाओगे तो आपको
एक कार्बन को छोड़ के नेक्स्ट पे ऑक्सीजन दिख रहा है, ठीक है, बस डिफरेंस दिखना चाहिए। और अगर आप इसमें लेफ्ट साइड जाओगे तो आपको एक कार्बन को छोड़ के कोई ऑक्सीजन नहीं दिख रहा अगले पे, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि सेकंड पॉइंट पे तो मुझे डिफरेंस दिख ही रहा है डायरेक्टली, तो आप डायरेक्टली बोलेंगे डिफरेंट वैलेंसीज है, तो ये भी आपका कायरल कार्बन, सिमिलरली ये भी आपका कायरल कार्बन होगा, ये भी आपका कायरल कार्बन होगा, ये भी आपका कायरल कार्बन होगा, दो वैलेंसी डिफरेंट। और बाकी रिंग में जाओ, रिंग में किसी भी पोजीशन पे आपको डिफरेंस दिख गया, फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे, तो हम उसको डिफरेंट मानेंगे। तो आप इजीली यहाँ पर ये चीज समझ सकते हैं कि रिंग के जो वैलेंसीज है वो किस तरीके से हम विजुलाइज करते हैं। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछेगा कि ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर में कितने कायरल कार्बन होते हैं, तो आपका आंसर कितना होगा, 5 होगा। ओपन में 4 और साइक्लिक में 5। ये एग्जाम्पल सबको समझ में आ गया। अब देखना आ जाएगा ना रिंग में कैसे देखते हैं और ओपन चेन में कैसे देखते हैं। रिंग में बस वैलेंसी को घुमा लेना दोनों से, कायरल कार्बन सबको देखना आ गया, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर जो हम नेक्स्ट पार्ट देख रहे हैं, ठीक है, अब यहां पर देखो एक और पार्ट, एक कंसेप्ट और, स्यूडो कायरल कार्बन हम किसको बोलते हैं? इफ कायरलिटी ऑफ कार्बन डिपेंड्स ऑन द स्टीरियोआइसोमेरिक यूनिट अटैच्ड टू इट, इट इज नोन एज स्यूडो कायरल कार्बन एंड इट इज काउंटेड एज कायरल कार्बन। पहले इसके मीनिंग को समझो। सबसे पहले इस कार्बन को देखो यहां पर, और इस कार्बन को देख के नॉर्मल लॉजिक से सोचो, क्या इसके चारों वैलेंसी डिफरेंट दिख रहे हैं? यस और नो? डिफरेंट नहीं दिख रहा है, क्योंकि मुझे ये दिख रहा है कि इसमें जो राइट वाला वैलेंसी है और ये जो लेफ्ट वाला वैलेंसी है ये तो सेम है। और हमारे दिमाग में ये आता है कि अगर कोई दो वैलेंसी सेम हो गया तो वो कायरल कार्बन नहीं होना चाहिए। लेकिन अब यहां पर ये चीज सोचो, ये जो राइट में यूनिट लगा हुआ है ना, और ये जो लेफ्ट में यूनिट लगा हुआ है, ये आपका स्टीरियो आइसोमेरिक यूनिट है। मतलब ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। कैसे? अब इस राइट वाले और लेफ्ट वाले यूनिट को देखो, मैं स्पेस में ओरिएंट करके आपको दिखा रहा हूं। यहां पर मैंने दो ओरिएंटेशन क्रिएट किए, इस राइट वाले और लेफ्ट वाले फॉर्म की। अब आप इस पहले वाले स्ट्रक्चर को देखो, और ये जो डबल बॉन्ड यहां पर है, ये देखो ये ई है या जेड है? ये देखो ये ई है या जेड है? ये जो मैंने मार्क किया है ये ई है या जेड है? सबको समझ में आता है ये कौन सा फॉर्म है? ये जेड है। अब आप प्रायोरिटी से निकाल सकते हो। और ये जो लेफ्ट वाला डबल बॉन्ड है, ये ई है या जेड है? ये भी कैसा है? जेड। गुड। इस राइट वाले स्ट्रक्चर पे आ जाओ और इस डबल बॉन्ड का बताओ, ये जो मैं मार्क कर रहा हूं ये कौन सा है? गुड, ये ई है। और ये लेफ्ट वाला डबल बॉन्ड फाइनली ये कौन सा है? ये जेड है। ठीक है, ये अब आपको निकालना आना चाहिए। अब यहां पर देखो, जब मैं इस सेकेंड स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं तो इस कार्बन पे H लगा है, OH लगा है, और रिमेनिंग दो यूनिट्स जो लगा हुआ है उनके स्टीरियो आइसोमेरिज्म में डिफरेंस है, उनके स्पेस में ओरिएंटेशन में डिफरेंस है। एक फॉर्म Z फॉर्म है और एक फॉर्म E फॉर्म है। अगर ऐसा कुछ होता है तो इन दोनों को हम डिफरेंट यूनिट्स ट्रीट करेंगे, अगर उनके स्पेस में ओरिएंटेशन में भी डिफरेंस होता है। अगर दिखने में आपको सेम लगता है लेकिन स्पेस में अगर ओरिएंटेशन डिफरेंट है तो उनको हम डिफरेंट ग्रुप्स ट्रीट करेंगे। विच मींस एक फॉर्म Z है, दूसरा फॉर्म E है, तो इसको भी हम डिफरेंट ट्रीट करेंगे और इस कार्बन को बोलेंगे इसके चारों वैलेंसी डिफरेंट है और ये कार्बन कायरल कार्बन जैसा बिहेव करेगा। जीआई में भी ऐसा ही कुछ मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब यहां पर हम इसी चीज को कायरल कार्बन के लिए चेक कर रहे हैं। सिमिलर लॉजिक है, सिमिलर लॉजिक यहां पर भी है। और अगर आप इसको देखोगे तो इस कार्बन के, अब आप देखोगे तो यहां पर दोनों साइड Z है, और दोनों साइड Z है मतलब दोनों वैलेंसी को हम क्या मानेंगे? सेम मानेंगे। और दोनों वैलेंसी को सेम मानेंगे तो इस कार्बन को अभी मैं कायरल नहीं बोलूंगा। ठीक है, ये कार्बन कायरल नहीं कहलाएगा क्योंकि उनका स्पेस में ओरिएंटेशन भी सेम हो गया, तो उन वैलेंसी को हम सेम ट्रीट करेंगे। अब यहां पर आप देखोगे तो ओवरऑल कंसेप्ट क्या था? ये कार्बन का जो कायरलिटी है वो डिपेंड कर रहा है जो साथ में स्टीरियो आइसोमेरिक यूनिट लगा है उसके ऊपर। अगर साथ में जो यूनिट लगा है वो स्पेस में ओरिएंटेशन डिफरेंट होंगे तो आपका कायरल कार्बन होगा, मतलब कार्बन कायरल होगा। और अगर उनका स्पेस में भी ओरिएंटेशन सेम होगा तो फिर आपका वो कार्बन कायरल नहीं होगा। और यही मेरा पूरा डेफिनेशन है। इफ कायरलिटी ऑफ कार्बन डिपेंड्स ऑन द स्टीरियो आइसोमेरिक यूनिट अटैच्ड टू इट, तो ऐसे कार्बन को हम स्यूडो कायरल कार्बन बोलते हैं। ऐसे कार्बन को हम स्यूडो कायरल कार्बन बोलेंगे। इतना सबको समझ में आ गया? इतना सबको समझ में आ गया? इतना क्लियर है? ठीक है। अब फाइनली हमने ब्रैकेट में यहां पर क्या लिखा है? काउंटेड एज कायरल कार्बन। मतलब किसी क्वेश्चन में अगर आपको टोटल कायरल कार्बन काउंट करने बोल रहा है और उसमें आपको ऐसा कार्बन भी दिख रहा है कि जिसका कायरलिटी एक्चुअली डिपेंड करता है साथ वाले यूनिट में, तो आप उसको भी काउंट करोगे।
उसको भी आपको काउंट करना है, और इसलिए हमने ब्रैकेट में लिखा है काउंटेड एज कायरल कार्बन। तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। और स्यूडो कायरल कार्बन का इतना सा मीनिंग होता है कि कायरलिटी डिपेंड करता है साथ वाले यूनिट्स पे, कायरल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इतना सबको समझ में आ गया? स्यूडो कायरल कार्बन सबको क्लियर है? बड़े आगे, ठीक है। चलो अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे मूव करें। तो हमने इससे दो ही चीज सीखा है, कायरल कार्बन क्या होता है और स्यूडो कायरल कार्बन क्या होता है। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे मूव कर रहे हैं। अब यहां पर देखो, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसको समझने से पहले हमें कुछ रिप्रेजेंटेशन सीखना है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेट्राहेड्रल कार्बन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेट्राहेड्रल कार्बन। अब हम यहां पर देखो, हमने सबसे पहले एक न्यूमैन प्रोजेक्शन सीखा था, वो भी रिप्रेजेंटेशन था मॉलिक्यूल का। हमने सोहर्स भी सीखा था, वो भी रिप्रेजेंटेशन था मॉलिक्यूल का। अब यहाँ पर कुछ और रिप्रेजेंटेशन भी हम सीखेंगे जिसको हम यूज करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। अब एक एक चीज को अच्छे से विजुअलाइज करना, कंसंट्रेशन हाई रखना, रिपीट नहीं करूंगा मैं, ठीक है। पहला देखो हमने क्या लिखा है, वेज डैश फॉर्मूला। टेट्राहेड्रल कार्बन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका वेज डैश फॉर्मूला। टेट्राहेड्रल मतलब sp3 है, और sp3 मतलब उस कार्बन के आपको 4 वैलेंसी दिखेंगे, ठीक है। 4 वैलेंसी में से अब देखो हमने यहां पर क्या लिखा है, आउट ऑफ 4 यूनिट मतलब 4 वैलेंसीज, 2 units including tetrahedral carbon is maintained in the plane and remaining 2 valencies in and out of the plane। अब इसको ऐसे समझो, यहां पर आप देखोगे तो मेरे पास एक टेट्राहेड्रल कार्बन है, ठीक है। यहां पर ये टेट्राहेड्रल कार्बन है। अब इस टेट्राहेड्रल कार्बन को, ठीक है, ये देखो, ये आपका एक टेट्राहेड्रल कार्बन है, समझ में आता है। अब इस टेट्राहेड्रल कार्बन को हम वेज डैश में कैसे शो करते हैं, इसके 4 वैलेंसी है। अब इस 4 वैलेंसी में ये दोनों वैलेंसी को देखो, ठीक है, ये दोनों जो वैलेंसी है इंक्लूडिंग दिस कार्बन, ये आपके इस प्लेन में है, ठीक है। 2 यूनिट्स इंक्लूडिंग टेट्राहेड्रल कार्बन इज मेंटेन्ड इन द प्लेन, इनको हम प्लेन में शो करेंगे, ठीक है। एंड रिमेनिंग 2 यूनिट्स इन एंड आउट ऑफ द प्लेन। अब आप इसको छोड़ के, अगर मैं इसको छोड़ दूं तो ये जो व्हाइट वाला है ये इस प्लेन से बाहर की तरफ निकल रहा है, ठीक है। तो इसको हम आउट ऑफ द प्लेन शो करेंगे। और ये जो ग्रीन वाला है ना, इसको आप देखोगे तो ये इस कार्बन के अंदर के साइड है, मेरे साइड है, तो इसको हम शो करेंगे इनसाइड द प्लेन से। तो 2 यूनिट आपके प्लेन में होंगे, 1 यूनिट आपका प्लेन के बाहर के साइड होगा, और 1 यूनिट आपका प्लेन के अंदर के साइड होगा। और इस तरीके से हम किसी टेट्राहेड्रल कार्बन को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब इसको आप अगर कॉपी में ड्रॉ करोगे तो कैसे ड्रॉ करोगे, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर जो मैंने आपको दिखाया वो ये फॉर्म था। अब आप यहां पर देखोगे तो ये जो 2 यूनिट है ये आपके प्लेन में है, और ये जो 2 यूनिट है रिमेनिंग ये इन एंड आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है। अब जो आउट ऑफ द प्लेन होता है उसको हम कौन से बॉन्ड से शो करते हैं, वेज बॉन्ड। जो इनसाइड द प्लेन होता है उसको हम कौन से बॉन्ड से शो करते हैं, डैश बॉन्ड। और आउट ऑफ द प्लेन मतलब टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, जैसे आपके तरफ वो निकल रहा होगा, और डैश मतलब इनसाइड द प्लेन मतलब अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, आपसे दूर के साइड। तो यही मैंने आपको दिखाया था कि ये मेरा अगर प्लेन है तो रिमेनिंग 2 वैलेंसी जो है वो इन एंड आउट ऑफ द प्लेन। तो ये व्हाइट वाला बाहर की तरफ है, दैट इज टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, इसको हम वेज से शो करेंगे। और ये जो ग्रीन वाला है ये आप देखोगे तो एक्चुअली पीछे के साइड, ये मेरे साइड है, तो इसको हम डैश से शो करेंगे। तो ये रिप्रेजेंटेशन होता है टेट्राहेड्रल कार्बन का, जिसको हम इस तरीके से यहाँ पे शो करते हैं। इतना क्लियर? अब एक और चीज ध्यान रखना, ठीक है, जब भी हम टेट्राहेड्रल कार्बन की बात करेंगे ना, इट ऑलवेज हैज 2 V which are perpendicular to each other। कभी अगर आप sp3 एटम की बात करते हो तो वहां पर 2 V होता है जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। इसको ऐसे समझो, ठीक है, यहां पे 2 V विजुलाइज करना, इन दोनों को लेके क्या आप एक V विजुलाइज कर पा रहे हो, ठीक है। ये जो V आप देख सकते हो ये V ऐसे है, यहां पर इन दोनों को लेके आपको एक V दिखेगा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये एक V दिख रहा है, और दूसरा V दिखेगा आपको इन दोनों के कॉम्बिनेशन से यहां पे, ठीक है। इसको ऐसे देखो, ये दोनों को मिला के एक V आपको दिखेगा, कैसे, इस तरीके से, इस तरीके से यहां पर, और इन दोनों को मिला के आपको एक V दिखेगा। जब भी आप sp3 एटम की बात करते हो तो sp3 एटम में 2 V बनता है जो आपस में परपेंडिकुलर होता है। 2 V कैसे, इन दोनों को मिला के जो V है ये आप देख सकते हो ऐसा कुछ है, ठीक है, इस तरीके से। और ये जो V है ये इस तरीके से कुछ यहां पे उल्टा। तो एक V अगर ऐसा है तो दूसरा V इस तरीके से होता है। तो ये दोनों जो V है, एक आपका वर्टिकल प्लेन में है और दूसरा भी किस तरीके से, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो जब भी आप sp3 एटम की बात करोगे तो वहां पर 2 V होंगे जो आपस में आपको परपेंडिकुलर प्लेन में ऑब्जर्व हो रहे होंगे, ठीक है। इसको फिर से बस एक बार देख सकते हो, अगर मैं इसको इस तरीके से ओरिएंट करूंगा, ये दोनों मिलके एक V बना रहा होगा, और ये जो व्हाइट वाला और ये जो ग्रीन वाला है ये दोनों V मिलके, या ये दोनों मिलके एक V बनाएगा।
और एक वी अगर इस तरीके से है यहां पर, तो दूसरा वी आपको इसके परपेंडिकुलर प्लेन में दिखेगा। ये सबको विजुलाइज हुआ कि जो मैंने दिखाया, दो वी परपेंडिकुलर बनते हैं, ये सबको समझ में आ रहा है। sp3 में दो वी बनेंगे जो आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये चीज आप यहां पर देखो, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में क्या यहां पर भी दो वी अब समझ में आता है जो परपेंडिकुलर होंगे, दो वी समझ में आता है कि जो परपेंडिकुलर होंगे। एक ये वी आप सोच सकते हो, ये वाला, और एक ये भी एक दूसरा वी है, और एक अगर इस तरीके से होगा तो दूसरा इस तरीके से होगा, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। इतना सबको क्लियर है? बड़े आगे, तो sp3 में ध्यान रखना दो वी होते हैं जो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। ये हम यहां पर समझ सकते हैं और इसको हम बोलते हैं वेज डैश फॉर्मूला। क्लियर? चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट यहां पर जो फॉर्मूला है उसको हम बोलते हैं पर्सपेक्टिव फॉर्मूला, ठीक है। टेट्राहेड्रल कार्बन को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका होता है पर्सपेक्टिव फॉर्मूला। अब यहां पर देखोगे तो हमने क्या लिखा है, इस फॉर्मूले में ओनली कार्बन इज मेंटेन्ड इन द प्लेन एंड रिमेनिंग वैलेंसीज इन एंड आउट ऑफ द प्लेन। मतलब इसको हम इस तरीके से शो करते हैं, ठीक है। ये एक और तरीका है टेट्राहेड्रल कार्बन को रिप्रेजेंट करने का। इस कार्बन को हमने प्लेन में रखा है और रिमेनिंग वैलेंसीज इन एंड आउट ऑफ द प्लेन। ये जो Cl और F है ये प्लेन से बाहर निकल रहे हैं क्योंकि वेज बॉन्ड है, और पीछे I और Br ये आपके अंदर के साइड जा रहे हैं, ये आपका डैश बॉन्ड है। तो सिर्फ कार्बन प्लेन में है और बाकी वैलेंसीज इन एंड आउट ऑफ द प्लेन है। ये भी रिप्रेजेंटेशन टेट्राहेड्रल कार्बन का होता है, और ये क्यों एक करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है खुद विजुलाइज करो। क्या यहां पर दो वी दिख रहा है जो आपस में परपेंडिकुलर है? सोचो, क्या दो वी दिख रहा है आपस में परपेंडिकुलर है? कौन से वी दिख रहे हैं आपस में? एक तो ये ClF बाहर की तरफ निकल रहा है और ये एक वी होगा, ठीक है। और दूसरा वी आप देख सकते हो I और Br बना रहा होगा वर्टिकल में। I और Br तो वर्टिकल में बना रहा है और Cl और F कहां बना रहा है? हॉराइजॉन्टल में बना रहा है। तो इस तरीके से आप सोच सकते हो कि एक वी आपका ऐसा है और दूसरा वी आपका वर्टिकल प्लेन में है, ठीक है। ये सबको समझ में आता है। तो ये दोनों वी आप आपस में देख सकते हो परपेंडिकुलर है। जब भी हम टेट्राहेड्रल कार्बन को रिप्रेजेंट करेंगे तो इस तरीके से हम विजुलाइज कर सकते हैं कि वहां पे दो वी बनना चाहिए और वो दो वी आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। इसको आप इजीली इस तरीके से भी समझ सकते हो। सपोज अगर मैं ऐसे दिखाऊं, ठीक है, इसमें ऐसे देखो, ये दोनों जो बॉन्ड्स है ना, ये दोनों बॉन्ड्स ये आपकी तरफ निकल रहे हैं, ये वेज वाले हो गए, ठीक है। और ये दोनों जो है ये मेरी तरफ है, ये आपके डैश वाले हो गए। और ये जो है ये आपका इस तरीके से एक वी बना रहा है, और ये आप देखोगे तो ये वर्टिकल में वी बना रहा है मेरे साइड उल्टा। तो एक वी ऐसा, एक वी ऐसा, और ये दोनों वी आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। और इस तरीके से भी हम किसी टेट्राहेड्रल कार्बन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक और तरीका होता है। ये सबको विजुलाइज हो गया। दो वी इसमें भी दिख रहा है ना, इसमें तो दो वी दिख रहा है और दो वी दिख रहा है, मतलब ये भी तरीका हो सकता है किसी टेट्राहेड्रल कार्बन को रिप्रेजेंट करने का। इतना क्लियर? ठीक है। लास्ट में एक और हम यहां पर देख रहे हैं, ठीक है। एक प्रोजेक्शन फॉर्मूला और जो है उसको हम बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन। थर्ड इज फिशर प्रोजेक्शन। अब इस फिशर प्रोजेक्शन में देखो हमने जल्दी से यहां पर क्या लिखा है, फिशर प्रोजेक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस से, ठीक है। इस तरीके से क्रॉस से हम रिप्रेजेंट करते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सेंट्रल एटम सी ऑफ क्रॉस इज कायरल। ये जो क्रॉस का बीच में ये जो एटम होता है, ये जो एटम होता है ये बाय डिफॉल्ट कायरल ही होता है। फिशर में ये कार्बन कायरल ही होगा। ये फिशर का दूसरा पॉइंट। थर्ड पॉइंट, ग्रुप्स एट हॉरिजॉन्टल लाइन टुवर्ड्स ऑब्जर्वर एंड ग्रुप्स एट वर्टिकल लाइन अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। इसको एक बार समझो। सपोज अगर मैं इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का फिशर प्रोजेक्शन बनाना चाहता हूं, ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कितने कायरल कार्बन है। यहां पर अगर आप देखोगे तो ये एक कायरल कार्बन यहां पर दिख रहा है। एक कायरल कार्बन का होने का मतलब हो गया कि आपको एक क्रॉस इस तरीके से बना देना है, और ये जो बीच वाला कार्बन है ये कायरल है। अगर दो कायरल कार्बन होते तो कुछ हम इस तरीके से स्ट्रक्चर बना देते और ये दोनों कार्बन आपका कायरल होता। तो अगर एक क्रॉस है तो एक कायरल होगा, एक से ज्यादा क्रॉस आपको दिख रहा है तो वो कार्बन बीच वाले सारे कायरल होते हैं फिशर प्रोजेक्शन में। अब एक बार आपने ये बीच वाला कार्बन आइडेंटिफाई कर लिया तो ये कायरल कार्बन है, और इस कार्बन के चार वैलेंसी है, चारों को लगा दो। यहाँ पे सपोज मैंने CH3 लगा दिया, यहाँ पे H लगा दिया, यहाँ पे OH लगा दिया, और यहाँ पे COOH लगा दिया। तो ये जो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन है दिस इज फिशर प्रोजेक्शन, जिसमें बीच वाला कार्बन कायरल है और यहाँ पर इसको हम क्रॉस से इंडिकेट करेंगे। अब जब हम फिशर की बात करते हैं तो फिशर में आप देख सकते हो हमने इसको 2D में बनाया है। हमने तो इसको कॉपी के प्लेन में बना दिया, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये एंगल आपको 90 डिग्री दिखेगा। बट जब ये स्पेस में ओरिएंट होंगे तो ये तो इसका करेक्ट ओरिएंटेशन स्पेस में नहीं होगा। तो फिशर प्रोजेक्शन 2D में इस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं, लेकिन इसका जो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है 3D में वो कैसे होगा, उसके लिए ये दो पॉइंट हमने लिखे हैं।
एक्चुअल में फिशर में क्या होता है कि जो हॉरिजॉन्टल बॉन्ड्स होते हैं ये टुवर्ड्स ऑब्जर्वर होते हैं, टुवर्ड्स ऑब्जर्वर मतलब कुछ ये वेज बॉन्ड्स होंगे, और जो वर्टिकल बॉन्ड्स होते हैं वो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर होते हैं, मतलब डैश बॉन्ड होंगे। तो आपका एक्चुअल जो फिशर रिप्रेजेंट कर रहा है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, इस पर्टिकुलर पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, हॉरिजॉन्टल में अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर एंड हॉरिजॉन्टल में टुवर्ड्स ऑब्जर्वर एंड वर्टिकल में अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। और अगर आप इस रिप्रेजेंटेशन को देखोगे तो आप देख सकते हो, ये तो अभी मैंने ऊपर बताया, ये कौन सा फॉर्मूला है, पर्सपेक्टिव फॉर्मूला है। तो आप एक्चुअली देखोगे तो फिशर और कुछ नहीं, पर्सपेक्टिव फॉर्मूला ही है, बट इंस्टेड ऑफ वेज डैश हम फिशर में नॉर्मल लाइंस का यूज करते हैं। सिर्फ इतना सा यहाँ पे डिफरेंस होता है कि यहाँ पे हम नॉर्मल लाइंस यूज कर रहे हैं और पर्सपेक्टिव में आप वेज डैश का यूज करते हो। तो इतना बस हमें यहाँ पर आइडिया होना चाहिए। फिशर में आपसे कोई पूछे कि हॉरिजॉन्टल बॉन्ड्स कहाँ होते हैं, वर्टिकल कहाँ होते हैं, तो उसके लिए ये जो मैंने इंफॉर्मेशन बनाया ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो बीच वाला कार्बन है ये आपका कायरल कार्बन होगा फिशर प्रोजेक्शन में। और अगर ऐसा दो कायरल कार्बन होगा तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हो जाएगा। और इसलिए मैंने आपको बोला था कि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में जो बीच वाले कार्बन होते हैं वो सब क्या है, कायरल है, क्योंकि वो फिशर प्रोजेक्शन था और फिशर में वो सारे कार्बन कायरल ही होंगे। इतना सबको समझ में आ गया फिशर प्रोजेक्शन के बारे में? इतना क्लियर है? ठीक है, तो ये तीन प्रोजेक्शन होते हैं, पहला वेज डैश, दूसरा पर्सपेक्टिव और तीसरा फिशर। तो हम जो यूज करेंगे वो हम दो यूज करेंगे मेनली, एक होगा फिशर प्रोजेक्शन और दूसरा वेज डैश फॉर्मूला, ठीक है, इनका हम यूज करेंगे। तो बाकी जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है, आज के लिए इतना ही।